अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक अजीम असासा, अजीम सरमाया इस दुनिया से कूच कर गया। कूच तो कर गया, लेकिन हजारों सोगवार क्या लाखों सोगवार जो हैं वो छोड़ गया है। तारक अजीज साहब जो कि पीटीवी के ऊपर नीलाम घर के नाम से शो करते थे, वो कल इस दुनिया से कूच कर गए। 1936 के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी और 2020 के अंदर इंतकाल कर गए। उनके जाने के बाद एक लहर चली। वो लहर क्या थी कि अफसोस की लहर थी। जितने भी पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज थी, जितने भी पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स थे, जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पर्सन्स थे, उनकी जान से इंतहाई तशवीश का और अफसोस का इजहार जो है वो किया गया। उनका कहना था कि तारक अजीज जो थे वो मुल्क पाकिस्तान का अजीम सरमाया थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को एक लंबे अरसे तक एंटरटेन किया। नीलाम घर के नाम से पीटीवी के ऊपर जो शो किया करते थे, उस शो का पहला कॉन्सेप्ट जो जनरेट किया गया, जिसके अंदर इनामात दिए जाते थे पाकिस्तान के अंदर, फर्स्ट शो जो कंडक्ट किया गया वो तारक अजीज साहब की तरफ से किया गया। अब भी बहुत सारे हो रहे हैं। मेरा भी गुज़श्ता दिनों के अंदर कोरोना की वजह से शो जो है वो जीतो 41 के साथ किया जा रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से उसे रोक दिया गया। और हमने जो आइडिया जनरेट किया था, आइडिया भी वो नीलाम घर से ही जनरेट किया गया था। तो तारक अजीज साहब को मैं खुद भी बहुत अरसे से ऑब्जर्व कर रहा था, उनके बोलने के स्टाइल को, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करते थे। उनका एक सिग्नेचर स्टाइल था। सिग्नेचर स्टाइल क्या था कि उनका सलाम लेने का अंदाज जो था वो सुनते कानों और देखते आंखों को तारक अजीज का सलाम पहुंचे, इस तरीके से वो एक बिल्कुल अपने नए अंदाज से और सिग्नेचर स्टाइल से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और उनका बोलना ही उनकी पहचान थी। आज भी लोग उनके डायलॉग को इस्तेमाल करके फेमस होने की कोशिश करते हैं, टिकटॉक्स भी बनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम था हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो कि चला गया। तो हमने गुफ्तगू करने के लिए आज दावत दे रखी है। बिलाल डोगर, एंकर पर्सन सिटी 41 हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से पूछते हैं, बिलाल क्या कहेंगे? एक अजीम नाम था हमारे पाकिस्तान का, उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चली और लोगों ने बड़े अफसोस का इजहार किया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हनान, एक किस्सा मैंने कल स्टेटस पे लगा था। एक किस्सा जो था ना मीडिया इंडस्ट्री का, वो माजी का हिस्सा बन गया है। ये एक वो अहद था, एक दौर था जो को 1936 में शुरू होता है पाकिस्तान बनने से कबल। यानी एक नौजवान जिसने 11 साल की उम्र में पाकिस्तान को बनते देखा, फिर उसके अंदर जो जज्बात होंगे, जो आपने सलाम की बात की, तो मैं कल एक पोस्ट देख रहा था, तारक अजीज साहब के बारे में हिस्ट्री लिखी थी। उन्होंने कहा था किसी ने तारक अजीज साहब को एक लेटर लिखा, वो नाबीना था शख्स। उसने कहा आप तो ये कहते हैं देखती आंखों को तारक अजीज का सलाम हो, तो ये सुनने वाले, फिर तारक अजीज ने इसको साथ मिलाया था, देखती आंखों और सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम हो। मेरे ख्याल में ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि आप और मैं पैदा आंखें खोली और जवान सिर्फ तारक अजीज को देखते देखते हुए, क्योंकि पीटीवी होता था, एसटीएन होता था, तो तारक अजीज का जो शो था वो सबसे ज्यादा मेन होता था, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री हमारी अच्छी थी। ये वाहिद एक शो था एंटरटेनमेंट इनसे बढ़ के, इनके शो से बढ़ के उस दौर के अंदर कोई होती नहीं थी। डेफिनेटली। और उस दौर में गाड़ियां देना, इनामात के अंदर बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर अब जो कॉन्सेप्ट आया स्पोर्ट्स, ये जितने भी गेम शो का, टोटल उनसे था। कोई भी अभी तक उनसे हटके नहीं निकला। उनसे कहीं ना कहीं क्लब सब उन्होंने कवर किया था। और फिर अब शोज जो हो रहे हैं वो डेफिनेटली रिकॉर्डेड हैं और एक मिनिमम ऑडियंस वहां एंगेज की जाती है स्टूडियो में। वो लाइव शो करते थे, नीलाम घर, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स के अंदर लाइव प्रोग्राम चल रहा होता था, इनामात दे रहे होते थे। मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थे वो शख्सियत। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि लाइक लोगों को लोग फॉलो नहीं करते, क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। तो तारक अजीज साहब क्रिएटर थे, उन्होंने एक चीज को क्रिएट किया। अब वो क्रिएट क्या किया कि गेम शो बनाया, उससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिली, इनामात भी मिले, और इसके साथ साथ टीवी को एक नया कंटेंट मिला। और मेरा ख्याल है कि ये रेवोल्यूशन थी हमारी पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर, और वो रेवोल्यूशन बड़ी जबरदस्त काम आई और अब तक बहुत सारे चैनल्स जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तारक अजीज साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो कि यकीनन तौर पर उनका खिलाफपुर नहीं किया जा सकता। और हनान, सबसे खूबसूरत बात जो उनका लास्ट डे का ट्वीट था ना, अगर वो देखे ना आप, तो उन्होंने लिखा हुआ था, मुझे लगता है थक सा गया हूं, हर चीज बंद हो गई है और मुझे लगता है कि ये सफर रुक गया है, मैं लेट लेट के थक गया हूं, उकता गया हूं, मुझे लगता है खत्म होने वाला सब कुछ। ये उनका, मैं देख रहा था हमारे जहांगीर अशरफ ने वो ट्वीट लगाया हुआ था, तो मैं उनके ना वो टाइम देख रहा था, 17 आवर बिफोर।
मतलब क्या, और उससे पहले कलमा शरीफ लिखा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो लगाया था। अब देख के मतलब ये हो रहा था कि इंसान डेफिनेटली एक वो ऐसी शख्सियत थी। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज, वो मीडिया इंडस्ट्री की वो शख्सियत है जिसके बारे में कोई आज तक उंगली नहीं उठा सका, कोई स्कैंडल नहीं आ सका। उस शख्सियत के बारे में हमेशा तारीफ सुनी है आपने, उनको हमेशा। अच्छा, वो ये भी नहीं थी कि अगर आप देखा बहुत सारे होस्ट होते हैं जो चैनल्स बदल लेते हैं बाद में अपनी फेम कंटिन्यू करने के लिए, तारक अजीज साहब को कभी कुछ नहीं करना पड़ा। वो टीवी उनकी शख्सियत ही उनका फेम थी, वो खुद एक, मैं कह रहा हूँ एक ब्रांड थे। बिल्कुल, तारक अजीज साहब एक ब्रांड है और ये हमेशा, और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। मल्टी टैलेंटेड कैसे थे? वो लिखते थे, वो शायरी करते थे, वो नॉवेल्स लिखते थे, वो इसके साथ साथ एक्टिंग करते थे, वो होस्टिंग करते थे। कल किसी ने क्या लिखा था कि जब हम यहाँ से रुखसत होंगे फूलों की दुकानें बंद होंगी। हाय 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 हाय। देखिए वो अपने किसी ने बड़ा निकाल के उनका वो जुमला लगाया हुआ था कि जब निकले हैं तो यकीनन तौर पर लॉकडाउन है, ये दौर है जब उनके इजहार मोहब्बत करने वाले, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका जनाजा होता और पूरा पाकिस्तान ना जाता, और खासतौर पे हम जो 90s में पैदा होने वाले हम ना जाते, ये तो हो ही सकता। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो वहाँ सिचुएशन थी, बड़ी तादाद में एक्टर्स, परफॉर्मर्स, होस्ट, एंकर सारे वहाँ जनाजे के अंदर गए हैं। लेकिन डेफिनेटली कोरोना की वजह से गवर्नमेंट को वहाँ चीजें देखनी थी। और अगर कोरोना ना होता तो ये मेरा ख्याल है किसी बड़े स्टेडियम में या बड़ी जनाजगाह के अंदर करवाया जाता और पूरी दुनिया से लोग जो है उसमें शामिल होते। तो नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जैक मा, उसने एक क्विट लिखी थी और वो ये कहता था कि 2020 जो है वो बिजनेस करने का साल नहीं है। 2020 में सबसे बेहतरीन बिजनेस ये है कि आप किसी तरह अपनी जान बचा के इस साल से निकल जाएं। बिजनेस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी होगी, जान नहीं है तो जहान नहीं है। इसलिए मौजूदा सूरत हाल की अगर गुफ्तगू की जाए तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमारे शहर के अंदर खास तौर पे गुज़श्ता रोज जो है वो कचहरी बाजार को दोनों तरफ से बैरियर्स और संगियां लगा के ब्लॉक कर दिया गया था मोबाइल मार्केट को, और बंद करने के बाद सन्नाटे थे बाजार में और ये कहा जा रहा था कि मरहलावार लॉकडाउन किया जाएगा। अब कल रात से अफवाहें जो हैं वो पूरे शहर के अंदर घूम रही हैं कि घंटाघर के बाकी बाजार जो हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी तशवीश का इजहार आ रहा है। तशवीश का इजहार क्या आ रहा है कि आपको जब इंफॉर्मेशन किसी सरकारी एक अदारे से मिलती है कि लॉकडाउन सुबह 8 बाजारों के अंदर होने जा रहा है, तो दूसरे ही सरकारी अदारे से आपको मिलती है कि लॉकडाउन नहीं होने जा रहा, उसके बाकी बाजारों को बैरियर्स लगा के बंद किया जाएगा जबकि दुकानें खुली रखी जाएंगी। तो शहरी जो है इस वक्त इस कदर ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अब से कुछ देर बाद अब डीसी साहब जब अपने राउंड पे निकलेंगे तो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं रमजान मिर्जा उनसे डिस्कशन करेंगे, तब भी क्लैरिफाई हो पाएगा कि आखिर ये लॉकडाउन होने जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के लिए 8 बाजारों को बंद किया जाएगा। अब ताजर बरादरी भी कंफ्यूजन में है। ताजर बरादरी के साथ साथ दीगर जो शहरी हैं वो इस हवाले से कंफ्यूजन में है क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं, 14 क्लस्टर्स हैं जिनका नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र किया गया है और वहां के रहायशी जो हैं वो परेशान है कि अब लॉकडाउन होगा कि नहीं, और इस चीज का कुछ देर बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ बिलाल एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राना मोहम्मद अरशाद बात कर रहा हूँ समुंदरी से। जी जी इरशाद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी भाई, पहले तो इस चीज का बहुत ही अफसोस हुआ कि कितनी अच्छी पर्सनैलिटी तारक अजीज साहब वफात पा गए हैं। दूसरा सर, इनके मतलब पूछना था कि इनकी फैमिली में इनके बच्चे वगैरह भी इस साइड पे आए हैं किधर ये तारक अजीज साहब थे, बस ये पता करना था। जी बहुत शुक्रिया अरशाद साहब आपकी कॉल करने का। मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करता चलूं कि तारक अजीज साहब की फैमिली में कोई बच्चा या बच्ची नहीं थी, इनकी औलाद नहीं थी। और एक खास तौर पे मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो देखी हैं और उन पोस्टों के ऊपर यह भी लिखा हुआ था कि तारक अजीज साहब के कुछ ट्वीट्स थे जिनको अटैच किया हुआ था। उन ट्वीट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊं तो मेरी जितनी भी जायदाद है वो सारी की सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको दे दी जाए। तो ये बड़ा ही एक एहसन इकदाम था जो कि उनकी तरफ से किया गया। बिलाल से भी मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा इस हवाले से। बिलाल, कितनी सदाकत है इस चीज में? हनान, डेफिनेटली ये जो लोग होते हैं ना, ये दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं। और तारक अजीज साहब की लाइफ अगर पूरी आप थ्रू आउट देख रहे हैं, मैंने आपको कहा जिस बंदे की लाइफ में अगर आप इतनी फेम के अंदर स्कैंडल कोई नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है तो यकीनन तौर पर कुछ तो होगा। जो लोग इश्क करते थे, तारक अजीज साहब से प्यार नहीं इश्क करते थे लोग, और हकीकत में इश्क करते थे। असल में वो कुछ सूफियाना तबीयत के शख्स भी थे, मतलब छिछोरापन नहीं था उनमें,
उनमें कह लें कि आजकल के जिस तरह के मीडिया पर्सन्स होते हैं वैसे नहीं थे। वो एक सूफियाना दर्द दिल रखने वाले और सूफियाना सोच रखने वाले शख्स थे और उनकी गुफ्तगू से ये चीजें छलकती थी। हनान, जो आपने बात की ना, वो ट्वीट की कि पाकिस्तान के नाम, जिस बच्चे ने 11 साल की उम्र में आप होश में होते हैं अच्छी खासी में, जैसे पाकिस्तान को बनते देखा हो और लाशें देखी हो ना, हर तरफ खून देखा हो, तो मेरे ख्याल में वो तो ये चाहेगा कि मेरा सब कुछ पाकिस्तान के नाम हो। क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं पाकिस्तान में हमारे बड़ों ने जाने दी थी, और जिसने 11 साल की उम्र में खुद जाने देती देखी हो, जो वहां से लेके साथ आया हो, जिसने खून देखा हो वहां से, आप सिर्फ ये तसव्वुर कर लें कि वो शख्स के लिए सब कुछ कैसा होगा। मेरे तो ख्याल में आप जितने भी हम अपने दादा दादी कोई भी अगर जिंदा है जिसके, तो उनसे पूछें तो वो तो ये कहते हैं कि आप हमें एक बार ले जाएं, हमने बड़ी कुर्बानियां दी, बेटा आपको पता ही नहीं हमने क्या कुछ कर दिया है। वो हमें समझाते हैं, बताते हैं कि आप लोग बहुत पढ़ के इजी उस तरह नहीं लेते मुश्किल जिस तरह हम वहां से गुजर के आए हैं। बिल्कुल, जब उनकी कहानियां सुनी जाती हैं वो कहते हैं हम कुछ भी वहां से नहीं लेके आए, मतलब अचानक बता दिया गया, जान बचाने के लिए भागे, वहां पे सोने कहते थे कि गढ़ों के अंदर दबा के जमीन के अंदर दबा दिए गए कि जब वापस आएंगे तो वहां से निकाल लेंगे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं हो सका। उनका कहना था कि नदियों नालों को और जंगलों को पार करके हम भागते हुए पाकिस्तान पहुंचे अपनी जान बचा के किसी ना किसी तरह। अभी भी किसी देहात में चले जाना, किसी किसान से पूछें कि अपनी जमीन छोड़ दो, वो कभी जमीन नहीं छोड़ता। आप ये देखें, अपनी जमीनें मुरब्बों के हिसाब से छोड़ के एकड़ों के हिसाब से ली, और अभी भी उनका वहां आगे दिल नहीं लगता था। क्या कहते थे, अभी भी आप किसी से जो लोग माइग्रेटेड हैं उनसे आज भी पूछना, बड़े जो जिंदा हैं, आपकी जमीन, वो आंसू निकाल देते हैं, हमारी वो जमीन होती थी, बड़ी जरखेज थी, मैं उस पर हल चलाता था। मतलब वो पूरी कहानी ऐसे सुनाते हैं जैसे उनको ना अंदर से दिल में इतना दर्द है कि ये जमीन हमारी है। बिलाल, पैशन होता है ना हर एक का, जैसे हमें टीवी पे काम करने का पैशन है, हमारा दिल नहीं लगता अगर हम काम नहीं करते, तो हमारा दिल इस काम के अंदर लगा है। उसी तरह किसान का दिल जो है वो अपनी जमीन के साथ लगा रहता है, और उसकी खेती बाड़ी ना करे तो उसका गुजर बसर नहीं होता। तो हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से? हेलो जी कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, मेरा ख्याल इनको आवाज नहीं आ रही बिलाल, तो मैं चाहता हूं आप दोबारा एक बार कॉल करें ताकि हमारी आवाज आपको और आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच सके। तो बिलाल इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि अपने जो पेशा होता है उससे मोहब्बत होती है, और एक दानश्वर था, उसने कहा था कि अगर दुनिया का सबसे खुश शक्ल और खुश अंदर से रहने वाला शख्स वो होता है जो अपने आप को राहत महसूस करता है, जिसका मशगला उसका पेशा बन जाए। मतलब अगर हमारा मशगला था कि हम टीवी के ऊपर काम करें, हमारा ये पेशा बन गया, तो हमारे लिए ये बड़ी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा, वैसे मैं इसे तारक जी से लिंक करूंगा क्योंकि बचपन में मैं भी उनकी नकलें उतारता था, वो माइक ऊपर करके और ये इनाम आपका हुआ, वो हम बिल्कुल वैसे ना एक पूरा एक स्केच ड्रॉ करते थे। तो आपकी बात जैसे वो स्टेज के ऊपर आते थे, देखती आंखों को और सुनते कानों को, तारक अजीज का सलाम पहुंचे, और ये मशीन आपके साथ जाएगी, ये बाइक या जो भी वो चीज कहते थे, फूलों का गुलदस्ता आपके साथ जाएगा। एक बड़ा एक मैं भी उनको फॉलो करने की मैं कहता हूँ वो मैनली अंदाज था, एक मर्द की आवाज जो होती है ना, रोक होती है जो, हाँ वो थी उसके अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो बात की ना डेडिकेशन की, वो मुझे इसलिए बड़ी चले आपने पूछ लिया है तो जिंदगी में बता देते हैं। बड़े सारे लोग हमें आपको मैसेज करते होंगे, हमें भी कि टीवी पे आने के लिए या अपने इस चीज में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। एक चीज याद रखें, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना ना हमारे माशरे में कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट कुछ नहीं होता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट लोग कहते हैं तो कहते रहें, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो नेक नीति से कर रहे हैं, जो उसके इवज पैसे आपको तनख्वाह मिल रही है या पे मिल रही है आप उसे हलाल कर रहे हैं। ये सोच लें कि आपने जो करना है डेडिकेशन से करना है। मैं ये जानता हूं मेरा अल्लाह पाक आपको कभी भी नाकाम नहीं लगा सकता। वो और मेरी भी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं और किसी चीज को पाने का जज्बा रखते हैं तो वो एक ना एक दिन आपके कदमों में जरूर होती है। उसके लिए चाहिए क्या, नेक नियति चाहिए, जो कि अगर आपके अंदर मौजूद है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई इतनी आसान, मतलब लोगों के पैशन डिफरेंट होते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, अब डॉक्टर्स को कहा जा रहा है वो इंजेक्शन लगा के बंदे मार रहे हैं। मैं ये सिर्फ सोच के हैरान हूं कि इतना बड़े पेशे वाला बंदा जो इस हद तक पहुंच गया है, आप कैसे उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें
सिर्फ एक चीज छोटी सी बता दें। बिलाल, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक लेते हैं। तारक अजीज साहब जो है उनके हवाले से गुफ्तगू जारी थी। अब मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल की हमारे शहर की बात की जाए तो शहरियों में कंफ्यूजन इंतहाई ज्यादा पाया जा रहा है। अब वो कंफ्यूजन क्या पाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर खबरें बहुत सारी गर्दिश करती हैं। उनमें से कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि फैसलाबाद का घंटाघर, इसके 8 बाजार, इसके साथ साथ गुलाम अहमदाबाद का सदर बाजार, मदनपुरा का बाजार, रजाबाद के बाजार, रजाबाद का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का बाजार, और उसके साथ साथ दीगर बाजार जो हैं उनको बंद किया जा रहा है, मार्केट्स को बंद किया जा रहा है। 14 क्लस्टर्स हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं शहर फैसलाबाद के अंदर, जिनको बंद किया जाना है। और यह भी कहा जा रहा है कि मरहलावार उन कॉलोनियों की तरफ भी जाया जाएगा जिस कॉलोनी से अगर 30 से ज्यादा पेशेंट कोरोना के निकलते हैं तो उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब कुछ बयानात इस तरह के भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि बाजारों को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि बाजारों के अंदर जो ट्रैफिक आती है उसको बंद किया जा रहा है। ताजरों की जानिब से वीडियो पैगामात जो है वो बना के अपलोड किए जा रहे हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। ऐसे लोग जिनका तजारत से जो कि वाबस्ता हैं और 8 बाजारों के अंदर किसी ना किसी काम से वाबस्ता हैं, वो भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि अगले दिन उन्होंने दुकान खोलनी है या बंद करनी है। तो इस हवाले से एक क्लियर मैसेज जो है वो जिले इंतजामिया अब तक अवाम तक पहुंचाने में नाकाम रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं बिलाल से। बिलाल, लोग बड़े कंफ्यूज हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रहा उनको। अच्छा हनान, मैं एक वैसे माजरत चाहूंगा कि आपकी आवाम से ये कहूंगा, कंफ्यूज वो उन्होंने अपने आप को खुद किया हुआ है। ये उनकी हरकत थी जिस वजह से गवर्नमेंट इस चीज पर बजिद हो गई है कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन क्या किया, मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है जो रात 11 से 11:30 बजे आया, जिसमें पूरी फहरिस्त है जो कि डॉक्टर एहसन भट्टी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, जिनकी जानिब से पंजाब के अंदर लेटर है। और ये फैसलाबाद के सिर्फ लोकेलिटीज में आपको बता देता हूं ताकि आवाम को हम प्रोग्राम में बैठे तो उन्हें आसानी हो जाए। अभी बंद नहीं हुआ था क्योंकि ये लेट ऑन रात को आया है। ईडन गार्डन में रात मदीना टाउन पुलिस स्टेशन की तरफ से मैसेज आ चुका था, ज़िया टाउन में आ चुका था। जो मुतलका थाने हैं वो इसके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। शायद अभी इसलिए रिलैक्सेशन दे रहे हैं क्योंकि एकदम आज रात 12 बजे लॉकडाउन करता किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए अभी भी जो चीजें हैं वो रैंडमली शुरू हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन जो शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किल पैनिक क्रिएट ना हो। तो इसके अंदर क्लॉक टावर एंड बाजार एंड एडजॉइनिंग एरियाज, जिसके अंदर झाल मार्केट भी है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बोथ बंद है। और इसके अलावा डी टाइप कॉलोनी है, दोनों चीजें, मंडी क्वार्टर, रामागल कॉलोनी, रजाबाद है, समनाबाद है, गुलाम अहमदाबाद है, मंसूराबाद है। और इसके अलावा रजा गार्डन, ईडन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, अल नजफ कॉलोनी, मुस्लिम टाउन बी ब्लॉक और मुस्लिम टाउन 1 ब्लॉक, ये आई ब्लॉक जो है ये शामिल है इसमें। और इसके अलावा सदर फैसलाबाद के जो एरिया है उसके अंदर आपका कारखाना बाजार, अनारकली बाजार, जमील मार्केट है। कमर्शियल एरियाज ऑफ मेन बाजार धांधरा एंड मस्जिद वाला बाजार है पेंसरा के अंदर। कमर्शियल एरियाज ऑफ मेन बाजार एंड भवाना रोड, अमीनपुर बंगला है। ऐसे ही 4 बट्टे चौक से कहते हैं वो बंद है। मेन बाजार खुड़िया वाला वो बंद कर दिया गया है। तानलिया मोबाइल मार्केट और माही चौक और मंदिर चौक बंद किया जाएगा। रेल बाजार 1 और 2 बंद किया जाएगा। चक झूमरा में सिर्फ मेन बाजार बंद किया जाएगा। समुद्री में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज ऑफ कचहरी बाजार, नहर बाजार, चक्की बाजार एंड मेन बाजार, ये पूरी लिस्ट है। बिलाल, यही लिस्ट जो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसके बाद लोग समझ रहे थे कि लॉकडाउन होगा। लेकिन अब कंफ्यूजन ये पाई जा रही है कि जो ताजर मौजूद हैं, जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी इंतजामिया से बात हुई है, इंतजामिया कह रही है कि लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम ट्रैफिक बंद कर रहे हैं। अब ताजर सरबराहान जो हैं वो एक तरफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन जो आप बता रहे हैं ये सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। अब अवाम ये सोचती है कि माने तो माने किसकी। ये जो नोटिफिकेशन है हनान, इसके अंदर एसओपीज भी हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो सोशल मीडिया वाला नहीं है, ये मैं क्लियर बता दूं। इसके बाद इसके नीचे एसओपीज वाली फहरिस्त आई थी। ये नोटिफिकेशन है वो एक चार्ट था, ये नोटिफिकेशन है जिसके नीचे बाकायदा एसओपीज मुतारिफ करवाए गए हैं। और इसके अंदर मैं चीजें बता दूं, जो लोग सुन रहे हैं वो ये जरा गौर से सुन लें। रात मेरे प्रोग्राम न्यूज नाइट के अंदर डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली ने कैटेगोरिकली सारी चीजें क्लियर कर दी थी, लेकिन हमारी आवाम का एक ये कसूर है कि वो चीजों को ना सुनते कुछ और हैं और आगे मिस इंफॉर्मेशन जो है उसमें हम बहुत यकीन रखते हैं कि लोग शायद जो कह रहे हैं ना जिसने बगैर किसी, अब वो डीसी फैसलाबाद खुद बोल रहे थे तो फिर भी लोग मुझे पूछ रहे हैं ये सही कह रहे थे, ये ऐसे होना है। अब उन्होंने उसके अंदर बता दिया कैटेगोरिकली क्लियरली कि जो लोग पेशेंट होंगे उनके साथ 2 बंदे मूव कर सकेंगे
और डीसी फैसलाबाद ने कहा अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट अदारा उस एरिया के अंदर काम करना चाहेगा तो मुझे पूरे ऑफिस की रिपोर्ट्स नेगेटिव दे दें, हम उन्हें ऑपरेशन करने की इजाजत देंगे। फिर इसी एसओपी के अंदर बताया गया है जो कॉल सेंटर होंगे वो 50% ऑन हो सकेंगे, साथ से साथ दूध वाली दुकानें, दही वाली दुकानें, मीट वाली दुकानें ओपन हो सकेंगी, 24/7 ग्रोसरी शॉप्स एंड मेडिकल स्टोर्स ये ओपन हो सकेंगे। अब ये नोट कर लें 8 बाजारों के अंदर जितने भी 8 बाजार हैं करियाना के स्टोर दुकानें खुल सकेंगी, मेडिकल स्टोर्स खुल सकेंगे, क्योंकि मेडिकल का काम चिन्योट बाजार में और कारखाना बाजार के अंदर हमारा करियाना का काम होता है, तो ये चल सकेगा। जंग बाजार के अंदर फ्रूट और सब्जी वाले जो हैं उनके ऊपर रिलैक्सेशन मिलेगी उन्हें कुछ ना कुछ, ताकि वो अपना सामान जो है वो बेच भी सकें, क्योंकि ये खराब हो जाता है। तो इस हवाले से चीजें क्लियर करें पहले। और रेजिडेंशियल एरिया जैसे ईडन गार्डन, रजा टाउन और ये सारी ये जो कहा जा रहा था कि फेजेस होंगे लॉकडाउन के मुख्य, जी अब फेजेस को अप्लाई किस तरह से अवाम पे करेंगे? अगर लॉकडाउन करते हैं घंटाघर के अंदर तो कॉलोनियों की तरफ कब जाएंगे? ये कॉलोनियां आ गई है ना 4-5, रजा टाउन, ईडन गार्डन, इनको आज ही बंद किया जाए। ये आज के इन्वॉल्व है, ये अब्दुल्ला गार्डन, इसके अलावा मुस्लिम टाउन 1 बी ब्लॉक और ये 1 जो है, और जो बाकी कॉलोनियां हैं उनको कब? नहीं, अभी उनका किसी का नहीं। अब डीसी फैसलाबाद ने आगे ये कहा था कि अगर किसी में मोर देन 50 और 30 केसेस आते हैं वो सेकंड फेज होगा, उसमें उसे सेकंड फेज में लॉकडाउन करेंगे। और फिर अगर थर्ड फेज जो है वो तब होगा अगर फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद में किसी भी एरिया सबसे बूम पे आएगा, ये ऊपर आता है, फिर हम उसको भी लॉकडाउन में शामिल करेंगे। ये थर्ड फेज है। 3 फेज है, इसके अलावा कोई फेज नहीं है। पैनिक क्रिएट मत करें, ना पैनिक होने की जरूरत है। जो पुलिस वाले या आर्मी और रेंजर्स आपके गेटों पे खड़े होंगे तो वो आपसे ताउन करेंगे, आप उन्हें जाके अपना लीगल चीज बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बीमारी है तो उसे जाने की परमिशन होगी। अगर कोई जॉब होल्डर है, फिर बता रहा हूं, अगर कोई जॉब होल्डर है उसे बाहर जाने की परमिशन है। अगर कोई जर्नलिस्ट है तो उसे डीसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन है, वो बाहर जा सकता है। हॉकर्स को बाकायदा एक कार्ड इशू किए जाएंगे ताकि वो इस एरिया के अंदर अखबार डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सिर्फ और सिर्फ अगर रोका जाएगा तो ये फजूल फिरने वालों को रोका जाएगा। ये पॉइंट है कि जो बेफजूल निकल के शायद 2-3 के लिए उनकी शॉपिंग नहीं बंद हो सकती, 2-3 दिन के लिए देखें करियाना स्टोर्स तो अंदर भी खुल चुके हैं, वो अंदर खुले रहेंगे 24/7, ऐसी चीजें बहुत सारी खुली रहेंगी। लेकिन आप ये सिर्फ नोट कर लें कि जो लोग गैर जरूरी और मोहतात नहीं हो रहे, सिर्फ उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस सख्त किया जाएगा। और सबसे जो मेन चीज और इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे सिनेरियो के अंदर है कि उसको सब चीजों को बड़े प्यार से, बड़ी अच्छे तरीके से मुलूज़े खाते रखते हुए लेके चला जाएगा ताकि चीजें बेहतर तरीके से चल सकें। और हाँ, फिर इसकी सैंपलिंग की जाएगी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज को सैंपल करके देखा जाएगा कि क्या यहाँ जो अदादशुमार, क्योंकि डीसी फैसलाबाद से मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर ये 14 दिन चलते हैं मार्केट्स के अंदर तो दुकानें बंद हैं, फिर आप किसका टेस्ट करेंगे? वो कह अच्छा बिलाल, अगर इतना बूम ये पकड़ रहा है तो हॉस्पिटल्स की कंडीशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक रोज पहले जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जफर जो है उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ वेंटिलेटर्स अभी खाली हैं जो कि जनरल हॉस्पिटल्स के हैं। तो दूसरी जानब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, उसके अंदर ये कहा गया अस्पतालों का बुरा हाल है, लोग इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें, ये भी वीडियोस जो हैं वो पैनिक क्रिएट कर रही हैं आवाम के अंदर। अगर किसी को कोई इशू है तो हमने मीडिया पे दिखाया, हमने वो उजागर किया, हमने डॉक्टर से सवालात भी किए, लेकिन खुदारा एक मरीज के साथ 10 लोग जाएंगे तो आप तो खतरा खुद मोल ले रहे हैं। एक कोरोना का फॉर एग्जांपल सस्पेक्टेड पेशेंट है, आप उसे लेकर जाते हैं, डॉक्टर्स हमारे फैसलाबाद में मोर देन 280 पॉजिटिव हैं, मोर देन 280। ये छोटी तादाद नहीं है, कोई कम तादाद नहीं है। इससे जरा थोड़ा सा ये देख लें कि हम उनकी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। वो अगर कुर्बानी दे के हमारा चेकअप करने के लिए, और अगर वही नहीं ठीक होंगे तो आपका इलाज कौन करेगा? और फिर हम ये समझने के लिए तैयार हुए। फिर एक चीज जो कि सबसे ज्यादा मुझे उनकी अच्छी लगी डॉक्टर जफर की, जो कि पंजाब मेडिकल, जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कि लोग अपने तौर पे आकर हमें वेंटिलेटर चाहिए, लगनी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दें। वेंटिलेटर उसे चाहिए जो कि बिल्कुल एंड पे, जिसके हम ये कहें जो इसके पास अब कोई भी बचने के चांसेस नहीं है। अब ये मैं एक हकीकत बयान आपको, परसों मेरा एक कोई रिलेटिव थे FIC में, मैं विजिट किया तो वहाँ एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर नहीं थे वो मेडिकल असिस्टेंट थे, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, मैं कहा ये क्या हालात है आप लोग, मैं वैसे मजाक में उनसे छेड़ रहा था, इंजेक्शन लगा के बंदे मार रहे हैं आप। कहता एक हमारी अपनी स्टाफ मेंबर यहाँ की डेथ हुई है परसों। मैं कहा कैसे? वो आई है, उसको इंजेक्शन लगना था, वो जो एक लास्ट होता है, मुझे सॉरी उसका अभी नाम नहीं पता, इसलिए मैंने वो जो आखिरी इंजेक्शन जो जान बचाने के लिए लगाया जाता है, तो जब वो लगाना था तो वो कहते हैं कि वो औरत अपने भाइयों को कन्विंस नहीं कर सकी, उसकी डेथ होगी।
मतलब वो अपने भाई लेके आई, वो खुद उसकी स्टाफ मेंबर एफआईसी की, वो अपने भाइयों को कन्विंस नहीं कर सकी कि मुझे इसकी जरूरत है। कि हम इस हद तक बेहोश हो चुके हैं। अच्छा, इंजेक्शन को बिलाल, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका आजकल लोगों को फेस करना पड़ा है, वो ये है कि लोग वीडियोस देख के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं कोरोना की वजह से। अब जब वो कोरोना की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पे तो एक जबरदस्ती उन्होंने रेट लिस्ट तैयार कर रखी है। 2 लाख रुपए पहले जमा करवाएं, 50,000 रुपया पर डे। ये वो चीजें हैं जिनका मैंने बाकायदा खुद अपनी आंखों से लोगों को देते हुए देखा है। फैसलाबाद के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोरोना के पेशेंट से वो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, विच मीन कि आप लोगों से जरिया एक किस्म का बनाने, मतलब 50,000 रुपया पर डे यार एक रूम का। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। वैसे कसाई बहुत पीछे रह गए प्राइवेट हॉस्पिटल से। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला सुन रहा है तो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना जाती बता रहा हूँ। एंटीबॉडी टेस्ट करवाने गया हूँ और उस हॉस्पिटल के पास एंटीबॉडीज नहीं थे, लेकिन मैंने एंटीबॉडी किसी को देना था, किसी ने इन्वाइट किया, रात 11:30 में चले गया, चलें जिनको टेस्ट दे देते हैं। 3,000 में उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट किया, कोरोना टेस्ट हो रहा है 8,000 में, एंटीबॉडीज हो रहा है 3,000 में। तो लोग पागल हैं, उनके दिमाग पे किसी ने क्या ईंट मारी है, वो 8,000 का कोरोना करवा रहे हैं, वो 3,000 का, आप तो फिर एंटीबॉडी करवा लें। एंटीबॉडीज में पता चल जाता है कि आपको कोरोना हुआ है नहीं है। आप बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को। फिर मैंने कल डीएचओ साहब डॉक्टर बिलाल साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल में फलां में एंटीबॉडीज हैं, कहते नहीं है। मैं कहले उन्होंने फिर मेरा टेस्ट कर दिया, मेरे टेस्ट करके एंटीबॉडीज बने हैं, वो कहते हैं ही नहीं आपके। अच्छा, एक और चीज है, ऐसे हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों को कहा जाता है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ये वो बात है जो मैंने आंखों से देखी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट को अगर आइसोलेट कर दिया जाता है, उसके घर वालों को भी नहीं जाने दिया जाता, किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता। और जब इंजेक्शन हायर करने की बात आती है, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो लाखों रुपए का इंजेक्शन लेने के बाद उसको जब लगाना है तब भी आपने अंदर नहीं आना, और एक साइन कर और एक साइन भी मारा, जिंदा भी मारा। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो कहते हैं जी हम वीडियो बनाएंगे इंजेक्शन लगाते हुए की, तो वो इंजेक्शन लगाते हुए की वीडियो बनाते हैं। अब ये नहीं पता होता कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन सा नहीं लगा रहे। लेकिन बरक्स इसके अगर देखा जाए तो लोगों को मजबूरी है, अगर किसी का कोई चाहने वाला अंदर मर रहा हो तो उससे तो नहीं देखा जाएगा ना, वो तो इंजेक्शन लगवाएगा, वो वैसे भी देगा, डॉक्टर की हर बात भी मानेगा। तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? सर मदीहा बात कर रही हूँ जड़ावाला से। जी मदीहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर ये हम लोगों को ये बात करनी थी कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं फीसेस तो ले रहे हैं, लेकिन टीचर्स को क्यों पे नहीं कर रहे? इतना हम लोगों के जो घरों के चूल्हे हैं वो बंद पड़े हैं, इन सैलरीज की वजह से हमारे घरों के चूल्हे चलते थे, लेकिन अब वो बंद पड़े हैं। हम लोग कहाँ कंप्लेन करें, हम लोग किससे हेल्प के लिए जो है वो कहें? बहुत शुक्रिया मदिया साहिबा आपके कॉल करने के लिए। मैं आपकी कॉल का लाजमी जवाब दूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद ट्यून इन रहिएगा सिटी 41 पे। ब्रेक के बाद मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा, तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मदीहा मौजूद थी, कॉलर थी। उनका ये कहना था कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से टीचर्स को फीसिस नहीं दी जा रही। तो बिलाल, इस हवाले से भी बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि बच्चों की फीसें ले ली गई हैं, और जो टीचर्स हैं स्कूल्स के उनका कहना है कि टीचर्स को जो पेज हैं उनकी नहीं दी जा रही। अब इसके लिए भी एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए, जिसमें आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं या मालकान हैं, उनसे उनके अंदर पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन की नंबर्स की लिस्ट ली जाए और उन पर फोन कॉल करके पता किया जाए कि आया कितने % वालिदैन ने स्कूल को फीसिस पे कर दी हैं, ताकि वो इसके बावजूद भी अगर टीचर्स को पे नहीं दे रहे तो ये गलत बात है। अच्छा, वैसे अनान, इनका आई थिंक सो इशू जो है ये तब हल होना है जब लॉकडाउन से ओपन की तरफ हम जाएंगे, यानी कि फुली ओपन स्कूल ओपन की तरफ जाएंगे। क्योंकि अभी स्कूल वाले जो हैं वो कह रहे हैं हमें 30% रेशियो है स्कूल की फीस कलेक्शन की, और जो देहात है उनके अंदर ये 10% तक है, उससे भी बिलो है। तो ये बहुत लम्हा फिक्री है कि उनका भी जो कारोबार, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। कल सीओ एजुकेशन भी आपके साथ बैठे थे, अली अहमद सियान साहब, आपने उनसे ये क्वेश्चन भी किया था। तो अब बुनियादी चीज़ ये है कि हम आखिरकार ये देखना होगा कि जो लोग फीसें जमा, और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है कि जो भी स्कूल खुलने के बाद किसी नए स्कूल में जाएगा तो उससे पहले अपनी क्लियरेंस फॉर्म देना होगा, फी क्लियरेंस फॉर्म पिछले स्कूल का।
तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये जब खुलेंगे तब हमें पता चल सकता है, क्योंकि अभी आप ये यकीन करें, ये सिर्फ ये इनका नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो असद उमर साहब कह रहे थे वो हकीकत बनती जा रही है। 7 लाख तो आपकी बेरोजगारी बढ़ी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां खत्म। आप सबको छोड़ दें, आपके मेन अदारे जो हैं, फॉर एग्जांपल जो मेन ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर से लोगों को निकालने का अमल शुरू हो चुका है। वो कह रहे हैं जी लोगों को निकालें, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम रख सकें। फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान पोस्ट है और ऐसे 2-3 बड़े अदारे जहां पहले ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, और ऐसे बड़े अदारे जो कि ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज पे थे, वो अब निकालने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस पे भी हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करेंगे कि कोई ऐसा हल निकाला जाए कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो टीचर्स पढ़ रहे थे उनको उनकी पेज मिल सकें या उनकी कोई इमदाद कर सकें, क्योंकि वह जरिया माश था उनका जिससे उनका घर चलता था। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है, आवाज नहीं उन तक पहुंची। तो बिलाल, रोड आबिद बात कर रहा हूँ जी। जी जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हाजी आबिद बात कर रहा हूँ, सदर अंजमन ताजरान मिंट कोनी बाजार। जी जी, हाजी साहब क्या हाल है? ठीक है आप? से ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाजी साहब, बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है लॉकडाउन के हवाले से। तो आप तो मिंटकुबरी बाजार के सदर भी हैं, वक्तन फवक्तन हमारे टीवी चैनल पे आके इंटरव्यू भी देते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्योंकि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल बाजार में ही मौजूद होंगे, तो क्या सूरत हाल है वहां पे लॉकडाउन के हवाले से? जी बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको भी और बिलाल साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी आबिद साहब, मैं बाजार की सूरत हाल के हवाले से जानना चाह रहा हूं, लॉकडाउन कैसा चल रहा है वहां पे? बाजार को मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया गया है या फिर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है? जी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उनको बाजारों को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है, उनको गलियों की तरफ से भी सारा मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके कॉल करने का। बिलाल, अब तो कंफर्म हो चुका है, ये बड़े मिंटगमरी बाजार के सदर हैं और बाजार के अंदर ही मौजूद थे। इनका कहना था कि बाजार को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है। तो ऐसे लोग जो कि इस वक्त शो देख रहे हैं, हम अपनी नाज़रीन को, अपनी ऑडियंस को इस चीज से आगाह करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का आगाज हुआ चला है और घंटाघर के अतराफ के 8 बाजारों को बंद कर दिया गया। और जैसे बिलाल अभी गुफ्तगू कर रहे थे, 4 कॉलोनियों का जिक्र किया जा रहा था कि उनको भी आज बंद किया जाएगा। और इसके अलावा जितनी कॉलोनियों के नाम लिए गए, जिनके अंदर गुलाम अहमदाबाद और दीगर रजाबाद वगैरह का इलाका आता है और समनाबाद का इलाका भी है और बहुत सारी और कॉलोनियां, जिन शॉप्स के ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज वो भी क्लोज है। रेजिडेंशियल एरियाज जो होंगे उनको क्लोज करने के लिए जो क्राइटेरिया, जो एसओपी है, वो भी बताया गया कि 30 या 50 से ज्यादा जिस हल्के के अंदर से कोरोना के पेशेंट्स निकलते हैं उसे सील कर दिया जाएगा। तो बिलाल की तरफ ही मैं चलूंगा। बिलाल, क्या कहेंगे? अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि लॉकडाउन होने जा रहा है। वैसे अवाम से ना अब हाथ जोड़ के एक अपील करनी है, खुदा का वास्ता लॉकडाउन देखने ना आप चले जाइएगा, क्योंकि कल जब कचहरी बाजार बंद हुआ तो मैं शो कर रहा था, बहुत सारे लोगों से पूछा क्या करने आए हैं, वो सिर्फ वहां रुक रहे थे, कचहरी बाजार तस्वीर खींचते चले जाते थे। यानी कि हम ऐसी कौम है, पहले तो अवाम को चमकाने के लिए क्या क्या पहले अवाम को रोका गया कि फिर लॉकडाउन किया गया, अब मुझे लगता है आवाम को ये रोका जाना है कि भाई बाहर ना निकलो। अब वो निकलते हैं, मैंने कहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो गैर जरूरी बाहर निकलते हैं ना, कुछ नहीं करना, किक मारी, किसी दोस्त के पास चले गए चाय पीने, वो ये 10-15 दिन ना वेट नहीं कर सकते, और उनका वेट ना करना ना सबके लिए मुसीबत का बाइस बन रहा है। और इसमें मेरे ख्याल में इंतजामिया थक चुकी है और बड़े उन्होंने अपने डॉक्टर्स सारे इसके अंदर इन्फेक्ट करवा लिए हैं। बिल्कुल, मैं तो ना तो अब डॉक्टर्स को गलत कहूंगा, ना इंतजामिया को गलत कहूंगा। नाज़रीन, इस चीज का ख्याल हमने खुद करना है। आप लोग घरों पे बैठे हैं, खुदारा अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल करें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो कोरोना वायरस को लेके घर भी जा सकते हैं और आपके घर वाले भी उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए जितना हो सकता है इससे बचें, क्योंकि अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि इसके लिए दरियाफ्त हो चुकी हो, जिससे आपका इलाज हो चुका हो। और कैसी ना डर कौम है कि देखें, पता भी है इस चीज का इलाज नहीं है और बाहर जाने से ये हो सकता है, इसके बावजूद जाते हैं, जोखिम उठाते हैं। हम किस तरह से समझाएं जनाब? आप ही के लिए हम बाहर मौजूद हैं, आप ही के लिए दिन रात रिपोर्टिंग की जाती है, बाहर शहर की सूरत हाल घर पे बैठे आपको बताई जाती है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है, डॉक्टर्स की दरख्वास्त है, आपसे इंतजामिया की दरख्वास्त है, पुलिस अफसरान की दरख्वास्त है,
हाथ जोड़ देता हूं जनाब आपके आगे। जैसे समझ सकते हो समझ। यकीन जानिए, घर पे बैठिए, हम अपने लिए नहीं है, यकीन जानिए आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें आपसे मोहब्बत है और जिस शख्स से मोहब्बत होती है उसकी जान की हिफाजत की परवाह जो होती है वो भी आपको होती है। तो हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपकी परवाह है, इसलिए आपसे दरख्वास्त करते हैं जनाब आली हजूर आला घर पे बैठें और अपनी भी जान महफूज करें, अपने घर वालों की भी महफूज करें। बिलाल थक गए हैं यार कह कह के अब तो। इन्हें वैसे वो आपने बात सच्ची कही है कि मेरे शहर के वासी हैं और हम चाहते हैं कि शहर बसता रहे, खिलता रहे, खूबसूरत लोगों का ऐसे रहे, क्योंकि ये फैसलाबाद दुनिया में सबसे ज्यादा सोशलाइज्ड वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें ज्यादा लोग एक दूसरे घुलते मिलते मोहब्बत करने वाले, नॉट कि हम गले मिलने वाले नहीं बल्कि दिलों से जो है प्यार करने वाले, मुनाफिकतें छोड़ के मिलने वाले लोग हैं। तो ये ऐसे ही रहने चाहिए। थोड़ा सा सब्र कर लें, फिर दिल भर के मिलेंगे भी, खुशियां भी मनाएंगे। लेकिन अभी पेंडेमिक है, हमने मुकाबला करना है। और मैं कभी भी सच्ची बताऊं तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये सबसे ज्यादा जिंदा दिल कौम है। क्यों? आप दहशतगर्दी देख लें, हमने शिकस्त दी। आप ये देखें कि ये वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया का जिसने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। आज तक आपके अंदरूनी अंदर जो मुल्क के दुश्मन बैठे होते हैं, अनासर बैठे होते हैं, आप उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। ये वाहिद मुल्क है हिस्ट्री में पूरी दुनिया के अंदर जिसने शिकस्त दी है और ये हमारे लिए बाइस फख्र है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। कॉलर के बाद मैं एक तारक अजीज साहब का कल वीडियो क्लिप देख रहा था, उसी हवाले से बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? हेलो, ताहर बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भाई ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बाजार कल भी कहते थे बंद है, आज भी कह रहे हैं बंद है, लेकिन आधे खुले हैं। जी तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैं ये पूछना चाहूंगा, अच्छा बाजार कौन से खुले हैं? अगर आप कह रहे हैं कि बाजार खुले हैं, क्या आप बाजार के अंदर मौजूद हैं? और अगर मौजूद हैं तो किस बाजार के अंदर मौजूद हैं? वो जो गए हैं वहां उनसे बात हुई है। नहीं, आपने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा तो आप इस चीज की तस्दीक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई वीडियो प्रूफ ना मौजूद हो। बहुत शुक्रिया तार साहब आपके कॉल करने का। तो तार साहब का ये कहना था कुछ बाजार खुले हैं, लेकिन इंतजामिया, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, मुमकिन भी हो सकता है कि कोई बाजार खुला हो क्योंकि इंतजामिया ने अभी इस चीज को निषेध किया। करियाना फिर बता दें, करियाना तो खुला होगा, जंग बाजार भी खुला होगा क्योंकि वहां पे फ्रूट और सब्जियों की दुकानें। तो अगर कपड़े की दुकानें हैं, मोबाइल मार्केट है या फिर दीगर चीजों की दुकानें, उनको बंद किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को बंद किया गया है। मेडिकल स्टोर्स को खुलने की इजाजत है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर इसके अलावा भी किसी जगह पे कोई दुकान खुली है तो इंतजामिया भी एक्शन ले रही है, तो चलते चलते वहां तक पहुंचेगी। कुछ देर इंतजार करें। अगर इसके बावजूद भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जाती है तो आप निशानदही करें, हम लाजमी उसको दिखाएंगे और इंतजामिया तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकि इस कोरोना वायरस को हम जड़ से उखाड़ के फेंक सके। तो बिलाल क्या कहेंगे इस हवाले से आप? यकीन तौर पे ये बात सही है। अभी गवर्नमेंट में कहना, अगर एकदम से सख्ती कर दें, एकदम से इनके ऊपर लॉकडाउन कर दें, जैसे ये कह रहे हैं सॉफ्ट लॉकडाउन का नाम गवर्नमेंट बार बार ले रही है कि आपको इजाजत है, मूवमेंट की इजाजत है, समझ जाएं। अच्छा, हमने पहले समझा नहीं तो पैनिक की तरफ हट जाना है। अगर पैनिक हो गया तो फिर एकदम दूसरी तरफ चले जाना है। तो अच्छा, इस मुल्क की बात करते हैं बिलाल थोड़ी सी। कल मैं तारक अजीज साहब की एक वीडियो देख रहा था और मुझे बड़ा रश्क हुआ। मुझे अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया कि मैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हैसियत दी। अब वो वीडियो में क्या कह रहे थे तारक अजीज साहब कि किसी मुल्क को या किसी खित्ते को देखना हो कि वो कितना जरखेज है तो उनके अंदर कुछ चीजें देखी जाती हैं। वो चीजें क्या थी कि देखा जाता है कि मैदानी इलाका क्या इसके अंदर मौजूद है। तो पाकिस्तान 40% हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो मैदानी इलाकों में मौजूद है। अब देखा जाता है इसके अंदर पहाड़ मौजूद हैं, तो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से 6 चोटियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और एक बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है जो कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर मौजूद है। और ऐसे ऐसे दिलकश मनाजर वाले जो सीन्स हैं वहां पे मौजूद हैं जिनको देखने के बाद आंखें यकीन नहीं करती कि एक बड़ी एलसीडी आपकी आंखों के आगे चल रही है या हकीकत में ये मंजर मौजूद है। आबशारें मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर समंदर मौजूद है, हमारी बंदरगाहें मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, नदियां नाले मौजूद हैं इसके अंदर दरिया मौजूद हैं, इसके अंदर जरखेज खेती वाले इलाके मौजूद हैं, इसके अंदर 4 मौसम है, इसके अंदर गर्मी है, इसके अंदर सर्दी है, खज़ां है, बहार है। कौन सी नेमतें हैं जिससे नहीं नवाजा अल्लाह ताला ने। यहाँ पे ऐसे ऐसे मोंजोदड़ो के इलाके मौजूद हैं, हमारे पास कदीम असासे मौजूद हैं, हमारे पास किले मौजूद हैं। बस अच्छे सियासतदानों की कमी है, हमें अच्छे सियासतदानों की कमी तो है, लेकिन अल्लाह की ताला की तरफ से दी गई मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर चीज मौजूद है। हर चीज और हर वो कहते हैं ना मीठे पानी की नदी है यहाँ पे, लेकिन लोग फिर भी प्यासे मर रहे हैं।
तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, इस मुल्क को समझना चाहिए। मैं अनान, आप जिस तरफ जा रहे हैं मेरे पास, क्योंकि पता है इस आपके सेशन का टाइम मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल कम है, और मैं वो बजट के हवाले से पूछना चाहूंगा। एक चीज से बताना चाहता हूं, ये कल से ना एक चीज वायरल है, और पीटीआई वाले कुछ लोग जो अभी भी पीटीआई पे भरम रख के बैठे हुए ना, वो एक चीज वायरल कर रहे हैं कि फैसलाबाद को 52 करोड़ रुपया मिला है सड़कों की रेनोवेशन के हवाले से। इसके 5-6 सड़कें मौजूद है, इसमें झंग रोड है जो कि अजीम पेट्रोलियम से चिनाब चौक तक है, इसके अंदर जनरल बस स्टैंड से लेकर सरगोदा रोड कमालपुर इंटरचेंज तक रोड है, इसके अंदर रिहेबिलिटाइजेशन ऑफ कारपेट रोड जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है, समुद्री रोड है और जुमरा रोड है। अच्छा, इनके बजट भी लिखे हुए हैं? हाँ, इनके सबका लिखा हुआ है। ये टोटल 52 करोड़ है। मैं उन मासूम लोगों से ये पूछना चाहूंगा, ओ खुदा के बंदो, इन सड़कों को सिर्फ मरम्मत की जरूरत है क्या? शर्म करें खुदा का वास्ता, ये सड़कें पैच लगाने वाली नहीं रहेगी, ये सड़कें नहीं बनने वाली हैं, और आप लोग पैच लगा रहे हैं। अगर पैच लगाना ना, उसे ऊपर से छीलें और छील के दोबारा ऊपर जो है कारपेट करें। यानी ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि फैलाई जा रही है। नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, पैसा खाने का एक नया दर है कि कुछ पैसे लगा के और कम पैसों में लग रहे हैं। आपने देखा होगा जो चिनाब क्लब चौक से लेकर इधर तक लग रहे हैं, जो सरगोदा रोड पे लग रहे हैं, और वो भी हमारी खबर के बाद ही लग रहे हैं। ये 4 दिन बारिश पड़ेगी, हम उन्हें कह रहे हैं कि सड़कें बना दें, ये कल फिर पैच उखड़ने में पानी पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? पैसा जो आया 52 करोड़, उसको किसी इंसानों के पुत्रों की तरह लगा ले। मैं तो थक गए हैं खुदा के साथ। फैसलाबाद के रोड इस हद तक गंदे हो चुके हैं कि हम जितना मर्जी सपोर्ट कर लें, इंतजामिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट खराब हो जाती है, उन्हें खराब करते हैं, एक ठीक हो जाता है। तो ये अवाम पे रहम करते हैं, हाथ जोड़े आपके सामने मेंबरान असेंबली, ये 52 करोड़ से इसको थोड़ा ऊपर ले जाए, 1.5-2 अरब ले आए, हमारी 2-3 सड़कें बन जाए, हम सुकून में आ जाएं। फैसलाबाद का बहुत बुरा हाल है और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है हमारा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका शो के अंदर आने के लिए, और बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन है जो कि आपने शेयर की। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कह रहा हूं कि नेक्स्ट सेगमेंट हमारा किचन का स्टार्ट हो जाएगा, तो उस सेगमेंट में आप लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए जा चुके हैं, तो लाइव कॉल करके आप कोई भी रेसिपी हमारे शेफ सलमान से पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद होंगी, हमारे ग़िज़ाइयात साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनका क्या कहना है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवारें, तो शख्सियत को संवारने के लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरे हेयर स्टाइल की बात की जाए तो ये प्राइम हेयर क्लब की जानिब से बनाया गया, और ड्रेसिंग जो है वो लिबास वालों की जानिब से की गई है। अगर आप लिबास से और उनकी आउटलेट से शॉपिंग करना चाहते हैं तो सूसा रोड फैजान मदीना चौक में जाएं, और वहां पे उनकी आउटलेट मौजूद है। खूबसूरत कपड़े खरीद के अपनी शख्सियत को 4 चांद लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, और शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आज गुफ्तगू करेंगे क्या बना रहे हैं वो, क्या खिला रहे हैं वो, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूं शेफ सलमान की तरफ से चलूं और पूछूं क्या बना रहे हैं आज वो, ताकि जल्द से जल्द इसे बना के यमी यमी खाने को खा के मैं अच्छा ब्रेकफास्ट करके एनर्जी के साथ अपना दिन गुजार सकूं। तो कैसे हैं शेफ सलमान आप? अच्छा शेफ, क्या तैयार कर रहे हैं आज हम? अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्फ्रेडो क्रीमी पास्ता रेडी कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम रेस्टोरेंट की बात करेंगे। अगर आप फैसलाबाद से हैं और फास्ट फूड लवर हैं तो मेरा रेस्टोरेंट है एबी फूड्स मिल्लत रोड पे। अगर आप हाइजीनिक हेल्दी फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उधर तशरीफ़ लाएं। अगर आप कोई भी रेसिपी जानना चाहते हैं या फूड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है शेफ सलमान किचन के नाम से, आप उधर विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप शो की टाइमिंग मिस कर देते हैं तो वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, और अगर शो के अंदर जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप शो के अंदर लाइव कॉल करके भी जान सकते हैं। तो शेफ सलमान हमें बताएगी जो रेसिपी है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, ताकि नाज़रीन को पता चल सके कि इस पास्ता को तैयार कैसे किया जाएगा। पास्ते की काफ़ी ज़्यादा टाइप होती हैं, जैसे बेक्ड पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता। इसके लिए आप फेटोचिनो भी ले सकते हैं, मैक्रोनी भी ले सकते हैं, एल्बो कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसकी सॉस का बड़ा अमल दखल होता है? जी, बेसिकली इसकी जो सॉस, इसकी बेस ही सॉस है। अल्फ्रेडो पास्ते की इस है ही सॉस है। इसको बॉयल करके उसके ऊपर इसकी सॉस की लेयर और चिकन को डाला जाता है। जो दूसरे पास्ता हैं, वेजिटेबल हैं, बेक्ड हैं या चीज पास्ता है, उनको बेक किया जाता है और उनको मिक्स करके। यमी चीजों के नाम ले रहे हो आप, मेरा दिल बैठता जा रहा है और मेरा दिल कर रहा है अब देर ना करें, हम जल्दी जल्दी इसे बनाना स्टार्ट करें। अच्छा, रेसिपी आप बता रहे थे, मैं चाहता हूं एक बार पूरी रेसिपी बता दें ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें।
सबसे पहले हमने मैक्रोनी ले लेनी है या फेटोचिनो, आप कोई भी जो आप ट्राई करना चाहते हैं आप वो ले लें। उसको सबसे पहले हमने बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हमें पानी चाहिए। पानी के अंदर हमने ऑयल और साल्ट डाल देना है। साल्ट डाल के हमने उसको बॉईल कर लेना है। अच्छा, बॉईल जब हो जाएगी, हमने ये मैक्रोनी पड़ी है, मैंने बॉईल करके रखी हुई है, मैं दिखा दूं। जब किसी भी आपने बाउल में किसी भी चीज में डालनी है तो उस बाउल को अच्छे से आपने ऑयल कर देना और इसको ऑयल हल्का सा लगा के आपने मिक्स कर देना। उसकी वजह यह है कि जो आपकी मैक्रोनी है ये जुड़ेगी नहीं, अलग रहेगी। सेपरेटेड रहेगी, वो अक्सर जुड़ जाती हैं। अच्छा, चिकन भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें? जी, चिकन इसमें इस्तेमाल होगा। चिकन को हम ग्रिल करेंगे। एक फिला ले लेंगे, ये मैं आपको दिखा दूं। ऐसा हमें एक फिला चाहिए। इसको हम नॉर्मल से स्पाइसेस से मैरिनेट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, क्रश चिली, साल्ट और चिकन पाउडर जस्ट, और गार्लिक जिंजर पेस्ट। इसको हम ग्रिल कर देंगे। ग्रिल करने के बाद इसको हम एंड पे उसके ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। इसकी बेसिक है सॉस, अल्फ्रेडो सॉस। ये जाना ही अपनी सॉस की वजह से जाता है। इसकी सॉस का मैं बता दूं, व्हाइट सॉस भी इसको कहते हैं, अल्फ्रेडो सॉस भी कहते हैं। सॉस की रेसिपी बता दूं, उसके लिए हमें बटर चाहिए। सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा बटर डालना है, उसके अंदर फ्लोर डालेंगे। फ्लोर डालने के बाद हम हल्का सा उसके रुस करेंगे। रुस करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे दूध। फिर हल्का सा पकाने के बाद उसमें क्रीम ऐड करेंगे। फिर हमारे स्पाइसेस उसमें ऐड होंगे। स्पाइसेस में ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे और अपना क्रश चिली ऐड करेंगे। करने के बाद अगर आप व्हाइट सॉस को मतलब इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, जैलोपिनो ऐड कर सकते हैं और चीज ऐड करेंगे। चीज करने के बाद इसकी हम उसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। अच्छा, चीज भी जब ऐड हो जाएगी बड़ा जबरदस्त टेक्सचर बन बड़ा जाएगा और यूं करके आप जब उठाएंगे तो वो मैं कहता हूं दिल लुभाने वाले वो मंजर होते हैं। अच्छा, साथ में हमारा बेवरेजेस है, आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे। हाय हाय, गर्मियां और आलू बुखारे का शरबत। जनाब, बहुत सारे लोग इस रेसिपी के हवाले से भी जानना चाह रहे थे, आज आपने लगता मन की बात कर दी है। तो जो लोग देख रहे हैं, आलू बुखारे का शरबत बनाया तो बाद में जाएगा, लेकिन बनाया कैसे जाएगा ये आप बता दें। उसके लिए हमें आलू बुखारा चाहिए। उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको पील कर लेना है। पील करने के बाद उसको वो पील करके आपने कट करके रख लेना है। हम ब्लेंडर में उसको अपना फ्रूट्स को डालेंगे। उसके बाद शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर और हल्का सा आप उसमें लेमन जूस ऐड कर दें। इस लेमन जूस ऐड करने के बाद हमने इसमें वाटर ऐड कर देना है। वाटर और आइस ऐड करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आप इसके टेस्ट इसका चेक कर लें। अगर आपके स्पाइसेस कम या ज़्यादा और ऐड कर लें। अगर आप इसमें थोड़ा सा मिंट भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट आएगा। अगर इसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप करना है तो इसमें आप कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक ऐड करने से कार्बोनेटेड टेस्ट आपको आएगा। तो ठंडा ठार दिल बहार आलू बुखारे का शरबत अगर आपने घर पे बनाना है तो आप शेफ सलमान की रेसिपी को फॉलो करें, ताकि मजे मजे के खाने के साथ मजे मजे के जूसेस भी आप इंजॉय कर सकें। और गर्मियों के लिए खास तौर पे आलू बुखारे का जूस होता है वो जबरदस्त होता है, क्योंकि ये आपकी सेहत पे बड़े पॉजिटिव असर रखता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। शेफ सलमान, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो आपके अंदर अगर गर्मी है, दाने वगैरह आपके चेहरे पे बन रहे हैं, तो आप इसका शरबत इस्तेमाल करें तो वो चीजें दूर हो सकती हैं। और पास्ते के हवाले से आप बात करते हैं। पास्ता आज खास तौर पर जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर। हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर हम क्यों बना रहे वो भी आपको बता देते हैं। डबल रिफाइंड ऑयल है और इसके अंदर फ्लॉ कैटलिस्ट है, जो कि ऐसे मरीज जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए खास तौर पे उनके ब्लड रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है। वो क्या करता है, आपकी ओवरऑल हार्ट की हेल्थ को जो है वो बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का क्लस्टर मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ए की बात की जाए तो वो विजन को क्लियर करता है। विजन, वो मेरी आंखें जो आपके साथ इस वक्त इंटरेक्शन कर रही हैं, तो विजन को क्लियर करता है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, यानी आपने अगर अपनी बोन्स को स्ट्रांग करना है, खासतौर पर खवातीन जो देख रही हैं उनके अंदर ओस्टोफिरोसिस नाम की बीमारी पाई जाती है अक्सर औकात, जिनके अंदर इनकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। तो बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो पूरी होगी आपकी हबीब कुकिंग ऑयल से। विटामिन ई जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन खाना बनाएं तो हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दिल का मामला है। इसके साथ साथ एक और चीज बताता चलूं आपको, वो ये है कि कुछ लोग ऑयल की जगह घी को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट मौजूद है। वो क्या है, हबीब बनास्पति। हबीब बनास्पति की जब बात की जाती है तो इसके अंदर 20% फैट नहीं बल्कि 1% से भी कम फैट है। 20% फैट पाया जाता है मार्केट के लोकल प्रोडक्ट्स में, और 20% ट्रांस फैट का मतलब है
कि उसके अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी खून की नालियों के अंदर फैट को जमा देंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने खाने की लज्जत को बढ़ाएं, खाने को 4 चांद लगाएं, तो हबीब वनस्पति इस्तेमाल करें, क्योंकि यह है बेधड़क जीने वालों के लिए। क्यों जी, ऐसे ही है शेफ सलमान? जी बिल्कुल। आज हम किसके अंदर बनाने जा रहे हैं? घी का इस्तेमाल करेंगे या ऑयल का? ऑयल के, इसमें ऑयल ही यूज होगा, क्योंकि पास्ता भी नाज़रीन दिल का मामला है, तो शेफ सलमान आज खास तौर पे ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप रेसिपी को स्टार्ट करें ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको वक्तन फवक्तन पता चल सके कि हम जो पास्ता तैयार कर रहे हैं उसके स्टेप्स क्या होंगे। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसकी रेसिपी को लिखते, राइट डाउन करते जाएं और उनको पता चलता जाए कि चिकन की कटिंग कैसी करनी है, इसको पकाना कैसे, कितने टेम्परेचर पे बनाना है, और इसके साथ साथ जब पक जाए तो पास्ता के अंदर कैसे डालना है। और सॉस भी हमारी आज तैयार की जाएगी नाज़रीन। सॉस के हवाले से बता दूं कि सॉस जो होता है वो टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और खास तौर पे आज जो पास्ता बनाया जा रहा है उसकी बेस ही उसके सॉस है। तो चिकन से नहीं, इसकी मैक्रोनी से नहीं, बल्कि जो सॉस से टेस्ट डेवलप होगा वो इसको दूसरे पास्ता से बिल्कुल डिफरेंट कर देगा। क्यों जी, ऐसे ही? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे शेफ सलमान इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, ये आज जो पास्ता बनाने जा रहे हैं ये रेसिपी कौन सी है? इटालियन है, किसी और जगह की है, ये कहां से आई, कहां से, कुछ थोड़े से अंदाजा है आपको इस? ये भी कॉन्टिनेंटल फूड है। कॉन्टिनेंटल फूड है, ठीक है जी। कॉन्टिनेंटल खाने वाले जो हैं, अगर ये पास्ता खाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो रेस्टोरेंट्स बंद हैं इसलिए घर पे ही बनाना पड़ेगा, तो घर पे अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाना चाहते हैं आप, तो शेफ सलमान को करें फॉलो, क्योंकि शेफ सलमान इस वक्त चिकन जो है उसको रब कर रहे हैं और देख रहे हैं, मुख्तलिफ कटिंग्स कर रहे हैं कि इसे पास्ता के अंदर डालने के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा शेफ सलमान, ये भी बताइएगा कि अक्सर औकात जो मैक्रोनीज होती हैं लोग बनाते हैं वो जुड़ जाती हैं, आपने कुछ पहले भी बताया, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी में बनाना हो, मतलब ये तो एक प्लेट बनाई गई है, तो उस क्वांटिटी को मेंटेन कैसे किया जाए, उसके टेक्सचर को, उसकी अरोमा को, हर चीज को? सबसे पहले इसका जो बेसिक मेथड है बॉइलिंग मेथड है। बॉइलिंग मेथड में ये है कि जब आपने इसको बॉईल करना है, इसमें साल्ट ऐड कर देना है और ऑयल ऐड कर देना है। जब आपकी ये मैक्रोनी आपने देख लेना है बॉइल्ड हो चुकी है, आप चेक कर लें। जब चेक हो जाएगा तो जो भी आपका बर्तन है उसको सबसे पहले अपने हाथों से आपने ऑयल लगा देना, उसको फुल ऑयलिंग करके जो आपकी मैक्रोनी है, मैक्रोनी उसमें डाल के, उसमें ऑयल डाल के आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि वो जब ऑयल उसके साथ लग जाता है तो वो आपका अलग अलग पीस अलग हो जाता है। बिल्कुल जी, अलग हो जाता है। और मैं चाहता हूं अब आप रेसिपी को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे साथ दो बड़ी ही खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे शो के हवाले से और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और खानों के हवाले से उनका क्या कहना है वो भी उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ आज एक साइकोलॉजिस्ट और एक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयात और माहिर नफ्सियात, दोनों से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ जवेरिया मोहसन मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं इरम रहमान जो कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं। तो दोनों खूबसूरत खवातीन को मेरा सलाम और शो के अंदर वेलकम भी करता हूं मैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि मैं इरम की तरफ चलूं। इरम, क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन दोबारा से शुरू होने जा रहा है और घर के अंदर जो खवातीन मौजूद होती हैं अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती है। आपकी भी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है और बाल भी बड़े खूबसूरत हैं, आंखें भी बड़ी अट्रैक्टिव हैं। तो अगर कोई खातून घर पे बैठे ये सारी चीजें वो चाहती है कि उसके अंदर आए, उसकी स्किन भी ग्लो करे, उसके बाल भी अच्छे हों, तो वो कौन सा फूड है जिसको इस्तेमाल करे जिससे उसकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ उसकी ब्यूटी भी चमक सके? क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो कुछ हद तक मेकअप का भी कमाल होता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपने मेकअप किया हुआ है इस वजह से थोड़ा सा चमक रहा है, लेकिन इसके ओवरऑल बाल के ऊपर तो नहीं मेकअप कर सकते। नहीं, बाल बड़े not at all। खूबसूरत हैं आपके। क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर ओवरऑल हेल्थ को और इसके साथ साथ अपने स्किन को डिहाइड्रेशन से बचना हो, बालों को, क्योंकि बाल प्योर प्रोटीन होते हैं, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देसी फूड इसमें सबसे पहले आता है, आपकी देसी ग़िज़ाएं आ जाती हैं जिसमें रोटी, देसी घी, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का इस्तेमाल। आपने हिस्ट्री अगर देखे तो सरसों के तेल में पहले चीज़ें जो थी, पकौड़े बनाए जाते थे, समोसे बनाए जाते थे, ये तो रिफाइंड ऑयल तो बाद में आया है। और देसी घी का इस्तेमाल हमारी पुरानी अम्मियाँ इस्तेमाल करती थी, और अभी भी जिसमें हाई रिच ओमेगा 3, ओमेगा 6 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद ये होता है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल,
और ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें, क्योंकि बिल्कुल। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। स्किन पे ग्लो आती ही तब है जब आप हाइड्रेटेड होते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अगर उसके अंदर एक शहद का चम्मच और लेमन जूस ऐड कर लिया जाए, कर दिया जाए तो क्या? कमाल है। विटामिन सी है जो आपकी स्किन के ऊपर ही ग्लो लेकर आती अच्छा, है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। एग्जैक्टली करता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, विटामिन सी इन रिच डाइट कौन कौन सी है, कब कब लेनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए? देखिए, वेरी टू वेरी पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करता है। अब इसमें ये होता है कि कुछ डायबिटीज होते हैं, वो ज्यादा फ्रुक्टोज या फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं। मैंगो में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, फिर हमारा प्रोटीन बड़ा अच्छी अमाउंट में होता है, और मैंगो एक डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकता। अब मैं अगर ये बोल दूं कि एक डायबिटिक पेशेंट है, मैंगो में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और वो उतना ही मैंगो खाने का शौकीन है, तो केगा न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने बोला था, और वो मैंगो खा के अपनी इंसुलिन जो है वो इम्बैलेंस कर लेगा। तो कोई भी सीजनल फ्रूट है, उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ उसको डेली बेसिस पे लें और उसको थोड़ी क्वांटिटी में लें। अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट एंड डिनर जो है वो टाइम पे करें। 8 से 10 ग्लास 12 ग्लास तक, प्लेंटी ऑफ वाटर। अब तो गर्मियां आ गई हैं, 12 ग्लास ले लेना चाहिए सब बात पानी। ठीक है इरम आपकी, लेकिन आज हम पास्ता बना रहे हैं, आपको भी स्मेल आ रही होगी जरा। वो कहते हैं ना कि जब खुशबू Temptation हो आती रही है, है। अरोमा आती है, तो मुंह में पानी की नदियां बहती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, जब इस तरह की खुशबू आपके अंदर आती है तो डाइट भी भूल जाते हैं आप, सब कुछ भूल जाते हैं, और टेस्ट बड्स जो डेवलप होते हैं आपके अंदर वो अच्छा, जाग जाते हैं। पास्ता या कोई भी ऐसा फूड है, मैं ये कह दूं कि पास्ता फाइबर में बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, वेजिटेबल्स हमारा बड़ा अच्छा सोर्स है, इसमें हम चिकन या मटन या बीफ ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। तो हमारी एक प्लेट फुल ऑफ पोर्शन साइज बन जाती है। तो मैं मना नहीं करती कि पास्ता मत खाएं। बिल्कुल, आपकी स्माइल बता भी रही है कि आप भी शायद वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बने Exactly. और इसको ट्राई कर सके। हमारे साथ जवेरिया भी मौजूद है, जवेरिया से भी गुफ्तगू करते हैं। जवेरिया, क्या कहेंगी आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर पैनिक क्रिएट जो हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से लोग स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, और इस डिप्रेशन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अपने आप को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, डिप्रेशन कैसे ना ली जाए, इंसान किस तरह से अपने आप को परेशानी से दूर करे? कोई ना कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर अटैक करता है आपके ऊपर, बिल्कुल तो इससे ऐसे किस तरह से बचा जा सके? सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताऊंगी कि होता ये है कि हमारी जो नॉर्म्स हैं ये सेट होती हैं ऑलरेडी, हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी होती हैं। जहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम इसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। अब जबकि ये पेंडेमिक आया, लॉकडाउन और ये सारी सिचुएशन, ये पैनिक एक क्रिएट हो गया, तो हमारी नॉर्म्स वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। बिल्कुल, जब नॉर्म्स कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं तो हमारी ईगो हर्ट होती है। अब जब वो ईगो हर्ट होती है तो वो हमारे लिए उस चीज़ को बैलेंस Acceptable करना नहीं और होती। एक्सेप्ट करना अंदर ही अंदर बहुत मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट ऐसे करना है, हमें अपनी एक्टिविटीज़ में, हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना है, ताकि बिल्कुल, आप ठीक हमारे कह जो रहे हैं। थॉट्स हैं अंगेज रहना चाहिए। लेकिन ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनकी जिंदगी चाम से भरी होती है, ना जी, पैसों की बिल्कुल। कमी होती है, ना किसी चीज और की कमी होती है, इसके बावजूद भी वो डिप्रेशन का इस कदर शिकार होते हैं कि खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों Exactly, आपने ऐसा खबर ही भी है। सुनी होगी, इंडियन एक्टर थे सुशांत, उन्होंने अपने रूम के अंदर खुदकुशी कर ली, फंदा लगा लिया। जी, क्या ऐसा नहीं था ही उस है। शख्स के पास? उसके पास पैसा था, उसके पास फेम था, उसके पास वो काम था जिसे वो करना चाहता था जिंदगी में। लेकिन तन्हाई एक ऐसी मौत है जो कि अगर आपके अंदर आ जाती है तन्हाई, तो आप जिंदा रह के भी मुर्दा रहते जी, हैं, ऐसा ही है। डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसा तब ही है। तसव्वुर खत्म हो जाता है आप जी रहे हैं या मर रहे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप, इसको dreams भी किस तरह से थे। डिप्रेशन को दूर किया जाए? एग्जैक्टली उनके बहुत से ड्रीम्स भी थे जो थोड़े दिन पहले वो राइट कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन बिहाइंड रीजंस क्या होती हैं वो हमें नहीं पता होता। जब तक हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते वो चीज़ें हमें तब तक नहीं पता चलती। तो अब पता नहीं उन्होंने ये चीज़ें किसी के साथ डिस्कस नहीं की, वो अपने अंदर ही अंदर रखी और वो अलग रह रहे थे एक घर में, तो इसलिए उनके लिए वो चीज़ को करना, उसके साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब उनके अंदर क्या चल रहा था ये हमें नहीं पता। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली उनका काम ही ये है, टॉकिंग क्योर है, साइकोलॉजिस्ट इज टॉकिंग क्योर। तो जब हम अंदर के शख्स को बाहर निकाल, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ ही इस सिचुएशन में आप किसी साइकोलॉजिस्ट को ही करें कंसल्ट, आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें,
अपनी फैमिली बॉन्डिंग्स को इस वक्त स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने सोशल ग्रुप के साथ काउंसलिंग की जरूरत होती है। कोई ऐसा Exactly. शख्स जो उनको पहचानता हो, उनकी काउंसलिंग करे, Exactly. उनको उस दरिया से, उस दलदल से निकाले जिसके अंदर वो डिप्रेशन के दलदल के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। तो इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम की स्माइल बता रही है, इरम की फिजीक, इरम की हेयर स्टाइल बता रहा है कि ये खुद डाइट बड़ी कॉन्शियस है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जेनेटिक्स हैं या डाइट से ही अपने आप को मेंटेन किया? दोनों है, जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है और डाइट भी। अच्छा, क्या आप डाइट क्या यूज करती हैं? क्योंकि जो लोग देख रही हैं, जो खवातीन देख रही हैं हमारा प्रोग्राम, उनको तक एक पॉजिटिव मैसेज जा सके। शुरू हो जाएं, जरा अपने ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का रूटीन बताएं थोड़ी सी, ताकि लोग जान सकें। देखिए, इसमें कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। घर पे जो पक रहा है उसको खाएं, लेकिन क्वांटिटी के साथ क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये नहीं है कि सुबह को ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड ले ली है या आप रस ले रहे हैं तो हम बहुत जी क्रैश, एक डाइटिंग होती है ना, क्रैश डाइटिंग, जिसमें बहुत लो कैलोरीज जो है उसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। क्रैश डाइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देन आ जाता है हमारा स्टार्ट विद नाश्ता। ना सुबह उठते ही हम लोगों को सबसे पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए। 1 से 2 ग्लास हमें लाजमी पानी के पीने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को फुली डिहाइड्रेटेड होती है। 8 से 10 घंटे हम सोए भी होते हैं, ना कुछ खाया हुआ होता है ना पिया हुआ होता है। अच्छा, देन हमारा नाश्ता आ जाता है। पराठा भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं। मैं फिर वही बात कहूंगी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल। नाश्ता भरपूर तरीके से करें, जिसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए लाजमी, आपके कार्ब्स लाजमी होने चाहिए, आपके ड्राई नट्स होने चाहिए, फिर उसमें कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। अच्छा, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इरम, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो आपके डिनर को, लंच को और मील्स जो हैं उनको गुफ्तगू करेंगे उसके ऊपर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चटपटी गुफ्तगू जारी रहेगी, इरम के साथ भी, जवेरिया के साथ भी। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जुवेरिया भी मौजूद थी, इरम भी मौजूद थी, और इरम से गुफ्तगू जो है वो ग़िज़ाइयात के ऊपर हो रही थी, क्योंकि माहिर ग़िज़ाइयात हैं, तो इनकी डाइट के हवाले से पूछा जा रहा था। तो इरम क्या कहेंगी? नट्स पे थे हम, ब्रेकफास्ट का आपने बताया, उसके बाद एक जो मील होता है उस हवाले से बताया, फिर उसके बाद लंच, डिनर, किस तरह से आप मैनेज करती हैं सब चीज़ों को? मेरे ख्याल में सभी को ऐसे मैनेज करना चाहिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ। एक डाइट प्लान के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। अच्छा, 10-11 बजे नाश्ता कर लिया आपने। देन बहुत सी खवातीन होती हैं वो चाय एडिक्टेड होती हैं बहुत ज़्यादा, और चाय तो लाजमी होती है, क्योंकि मैं खुद भी हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा स्नैक टाइम आ जाता है जिसको ब्रंच बोला जाता है, राइट। उस ब्रंच में हम कोई फ्रूट का बाउल अगर ले लेते हैं, तो जिन्होंने तो वेट लॉस करना है उनके लिए बेहतरीन है कि उनकी लंच की क्वांटिटी आधी हो जाती है जब वो पहले फ्रूट ले लेते हैं। फिर उसके बाद खाने से पहले जब पानी के 1-2 ग्लास पी लिए जाए, तो लंच की जो टेम्पटेशन होती है वो वैसे ही आधी हो जाती है। मैंने पानी नहीं पिया, लेकिन पास्ता की टेम्पटेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल टेम्पटेशन होती है। और डिनर में आप क्या लेती हैं? डिनर में बहुत ही लाइट वेटेड फूड। लाइट वेटेड फूड के अंदर मेरे ओट्स आ जाते हैं, व्हाइट ओट्स आ जाते हैं, जिनमें प्रोटीन एंड कार्ब्स दोनों हो जाते हैं। उसमें थोड़ा हनी भी अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। और जब आप लंच कर लेते हैं टाइम पे, टाइमली, यानी 3 से 4 बजे, तो 7 से 8 बजे तक डिनर जो है आपका हो जाना चाहिए। तो वैसे ही इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी हुई होती। या हम केले की मीठी सवैयां बना सकते हैं, राइट। अब आपके मुंह में पानी आ रहा है, आपकी स्माइल से लग रहा है। पानी तो आता है जिस तरह की डिशेज आप बता रही हैं। तो इरम, ये बताइएगा, शादी तो अब आपकी हो चुकी है, लेकिन जब शादी नहीं हुई थी, इसी तरह आप अपने आप को मेंटेन रखती थी, रिश्ते तो बड़े आए होंगे आपके, प्रपोजल आए होंगे ना? सबके आते हैं, हर खूबसूरत लड़की का रिश्ता आता है। हर खूबसूरत लड़की का रिश्ता आता है जी। और घर पे बैठी खवातीन जो देख रही हैं, अगर आपने खूबसूरत बनना है तो डाइट को फॉलो करें। इरम जो बता रही थी, हमारे साथ जवेरिया भी मौजूद है, इस हवाले से उनसे भी मैं कंसल्ट करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। जवेरिया, ये बताइएगा कि खवातीन जो होती हैं वो अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं। अब इनकी ब्यूटी के हवाले से सवाल करूंगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले कॉल ले लें। कॉलर हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही और उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहां से? एमन बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी एमन, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप?
मैंने आपका मैं प्रोग्राम डेली देख रही हूँ। जी जी। तो जो आपने कुकिंग का ये सेगमेंट स्टार्ट किया है ना, बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी, शेफ सलमान हमारे पास बड़े माहिर शेफ हैं और उनकी स्माइल बताती है कि जितनी भी मर्जी मुश्किल डिश हो बनाने के लिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए आसान है। तो अगर कोई आप एमन रेसिपी पूछना चाहती हैं, अपने घर वालों को चटपटे खाने खिला के राजी करना चाहती हैं, तो आप पूछ सकती हैं। शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, जो शेफ सलमान है वो बगैर मतलब फरमाइश की हर चीज पूरी कर रहे हैं। ठीक है, देख लें सलमान, आपकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। और उनकी जो रेसिपीज होती है वो बड़ी इजी होती हैं और क्विकली बन जाती हैं। हम लोग घर पे ट्राई करते हैं। खासतौर से जो इन्होंने वो चिकन शाशलिक और चिकन लेमन जो बनाया था वो बड़ा जबरदस्त बना। हाँ, उस दिन वैसे मैंने भी काफी एमन उसे खाया और एंजॉय किया। इवन मेरे जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो आप अगर कह रहे हैं, मजे का ही वो था। बिल्कुल, बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। अगर कोई और रेसिपी आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं शेफ वो आई थिंक जो आपके जो शेफ हैं वो वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाय हाय सलमान, देख लो भाई, आपकी डिमांड बढ़ रही है। वो कह रहे हैं बड़े अच्छे शेफ हैं और बड़ी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो शेफ सलमान, आप एमन से कुछ कहना चाहते हैं? जी, जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ, हम वही रेसिपी क्विक बनाते हैं जो हमारे घर में मटेरियल होता है। हम कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं बताते जो आपको कॉस्टली परचेज करने पड़ते हैं, जो नॉर्मली आपके घर में होते हैं। बनाते हम रेस्टोरेंट स्टाइल में हैं, पर घर की चीजों के साथ। अच्छा एमन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में अगर आपके कोई भाई हैं या वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, कोई मेल जो होता है वो अगर कोई खाना बनाता है तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तो शेफ सलमान जब सिखा रहे होते हैं टीवी पे, तो आप किसी को मेल को, घर के जो मेल हैं उनको पास बिठा के दिखाते हैं कि इनसे कुछ सीखें? मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उनको देख देख के ना शौक पैदा हो रहा है। ठीक है, घर में मतलब कुकिंग थोड़ी बहुत जो है वो करूँ मैं खुद भी। अच्छा एमन, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हस्बैंड को दबका लगा के पास बिठाते हैं या वो खुद शौक से बैठ जाते हैं कि मैं भी अपनी बीवी के लिए हाथ कुछ बिठाऊं, कुछ सीखूं, ताकि उसको भी घर के अंदर सुकून मिल सके? नहीं, उनको मतलब जब वो खाने पीने के शौकीन है तो इस हिसाब से जो बंदा खाने का शौकीन होता है उसको ये होता है कि नई से नई चीज ट्राई की जाए। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद जिब्रान। जिब्रान साहब, काफी आप चिस्कोरे लगते हैं और आपकी मिसेज जो बता रही हैं उस हिसाब से आप अगर कुकिंग सीखते रहे तो चटपटे खाने आप खुद भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी मिसेज को भी खुश रख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई हस्बैंड अपनी मिसेज के लिए खाना बनाता है तो वो खुशकिस्मत उसकी मिसेज होती है। तो मेरा ख्याल है एमन, आप भी अनकरीब खुशकिस्मत बनने जा रही हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। तो एमन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मालूमात जो है वो दी और शेफ सलमान जो है उनके खानों की तारीफ भी की, जो कि हम भी वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। शेफ सलमान स्माइल भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो शेफ सलमान, आप क्या कहेंगे कि ऐसे जो लोग आपकी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजों को, उनको किचन की सफाई के हवाले से भी कुछ बताइएगा, क्योंकि आजकल हाइजीन रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, किचन की सफाई तो निस्फ ईमान है और देखा जाए कि हमारा फूड है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। हम अच्छा फूड, हेल्थी फूड खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो हम बहुत सी बीमारियों से बच पाते हैं और किचन को सफाई के साथ रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। फिर मैं ठीक कह रहा हूँ। और जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया की तरफ चलूंगा। जवेरिया, क्या कहेंगे? खवातीन जो हैं वो अपनी खूबसूरती को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं। इवन एक पिंपल भी उनके फेस पे निकला है तो वो यूं कांपने लग जाती है कि हाय अल्लाह क्या हो गया। और ऊपर से अगर कोई शादी या इवेंट सर पे हो तो उसमें तो घबराहट का लेवल ही उनका कुछ और होता है। तो इसको क्या कहेंगे आप, किस तरह से मेंटेन किया जाए, पैनिक ना हुआ जाए? अगर पैनिक हो जाते हैं तो उससे आपकी तबीयत मजीद बिगड़ती है, वो बीमारी मजीद बिगड़ती है या ठीक होने की तरफ जाती है? क्या इसका प्रोसीजर? कोई भी सिचुएशन ले लें आप, अगर वो फिजिकल सिचुएशन है तो उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, और अगर वो साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो उसके फिजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं साथ साथ। तो अगर ब्यूटी के हवाले से देखा जाए खवातीन में, तो डाइट, जैसे कि इन्होंने बताया कि अच्छी डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है।
डाइट आप अपनी ठीक रखेंगे तो उसके साथ साथ आपकी ब्यूटी ऑब्वियसली खुद ब खुद ही मैनेज अच्छा, हो आपकी जाएगी, स्किन ठीक भी बड़ी रहेगी। ग्लो कर रही है, मैं नोट कर रहा हूँ। तो ये डाइट की वजह से या डिप्रेशन से दूर रहती अब हैं आप? मुझे तो मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हारी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, हालांकि मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, खाती हूँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो डिप्रेशन से दूर रहती होंगी आप। डिप्रेशन भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बिल्कुल। इफेक्ट से जो कि डालती है, बिल्कुल, आपके exactly। स्टमक को डिस्टर्ब कर जाती है। बहुत सारे जी। केमिकल्स हैं जो कि स्टमक के अंदर Imbalance प्रोड्यूस हो हो जाते जाते हैं, हैं। आपके जी। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी डाइट इम्बैलेंस हो जाती है, तो उससे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं और आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं इसके। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, डिप्रेशन से किस तरह से दूर रहा जाए ताकि आप जैसी स्किन जो खवातीन देख रही हैं उनकी भी हो सके? जी बिल्कुल। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी सिचुएशन, जो मेंटल सिचुएशन है वो एक मैनेज जो सा एक लेवल है उस पर नहीं रहती, मैनेजेबल लेवल पे। तो हार्मोन्स को इम्बैलेंस नहीं होने देना, आपने किसी भी नेगेटिव थॉट को, स्पेशली कोविड-19 के हवाले से किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देना। ये सिचुएशन में आपने एंजाइटी पे खुद डोमिनेट होना है। और जब आप एंजाइटी पे डोमिनेट हो जाते हैं और अपने आप को खुशी फिर फील आपको करवाते हैं तो डोपामिन जैसे बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं और हैप्पीनेस हार्मोन चुटकियों में दूर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो जब आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं तो आपकी जो है फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहती है और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ जी बिल्कुल कि इस पैराडेमिक की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी शादियां नहीं हो पा रही, जिनकी हाँ जी, arrange ऐसा हो भी गई। है, ऐसा भी लोग है। बड़े डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको रोमांस नहीं वो कर पा रहे बीवियों के साथ, और जो सोचा था, जो प्लानिंग्स थी वो डिस्टर्ब हो गई डिस्टर्ब हो गई हैं। तो उस डिस्टर्ब प्लानिंग की वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, नफ्सियाती मरीज लोग बन जाते हैं। जी। तो इससे किस तरह से दूर हुआ जाए? क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्यार मोहब्बत बातें करने वाला कोई मौजूद ना होगा, आपकी टेंशन रिलीज करने वाला मौजूद नहीं होगा जिससे आप दिल की हद बात कर सकें, अपनी टेंशन्स बता सकें, खुशियों के लम्हात उसके साथ गुजार सकें, वो ही नहीं मौजूद, तो तब तक आप डिप्रेशन में रिलैक्स नहीं कर पाएंगे खुद को। तो इसके लिए यही है कि हम रियलिटी को सबसे पहले समझें कि रियलिटी क्या है। इस वक्त रियलिटी ये है कि हम सिर्फ हम लोग नहीं, पाकिस्तानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से दो चार है, इस परेशानी से। लेकिन हम रियलिटी को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज द रियलिटी, सब लोग इसको फेस कर रहे हैं, हमें भी इसको फेस करना है, हमें इन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को खुद पे नहीं आने देना, बल्कि इन पे खुद डोमिनेट करना है। जब हम इन थॉट्स पे, नेगेटिव थॉट्स पे डोमिनेट कर लेते हैं, हम इस बात को सोच लेते हैं कि ये वक्त है, ये गुजर जाएगा, इसके बाद ठीक वक्त जो है वो हमारी लाइफ में आ जाएगा, तो फिर हम खुद को रिलैक्स कर लेते हैं। वो जैसे कि आपने कहा कि हम खुद को बेवकूफ़ किस तरह से बनाना है, तो ये खुद को ही बेवकूफ़ बनाना है। इस सिचुएशन में आपने खुद को समझाना है, बेवकूफ़ इस तरह से बनाने कि समझाया जाए खुद को। अब मैं एक बात कहती होती हूँ कि हम कोई भी चीज़, कोई भी बिहेवियर अगर हमने अडॉप्ट करना है, जब तक हम खुद को, अपने आप को राजी नहीं करते उसके लिए, तब तक हम उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, यानी अपने आप को राजी करना चाहिए और आप हाँ, राजी हैं तो बिल्कुल। सब कुछ राजी है। आप राजी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल राजी हूँ। बिल्कुल राजी है जी जवेरिया। इरम, आप राजी हैं? इरम भी राजी है जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चटपटी गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पास्ता के अंदर जो चिकन तैयार किया जा रहा है, उसके लिए, पास्ता के लिए, और चिकन काफी हद तक शेफ सलमान तैयार हो चुका है। ठीक बना रहा हूं मैं वैसे जी, इसमें डाल दें इसको, बन ठीक गया है। हुआ है। इरम देख लें, मैं खाना खुद तैयार कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ किसी हद तक जो है वो खाना तैयार करना क्योंकि सीख अब सकूं। तैयार हो गया इसलिए आप। हाँ, नहीं तैयार हो रहा है अभी। तो मैं सबसे चिकन जो पहले है खाओ। अक्सर औकात उसको पैन के अंदर फ्राई करने की कोशिश करता हूँ। ये एक मुश्किल काम है, उसकी वजह ये है जब ऑयल डाला जाता है ना इसके अंदर, तो जो छींटे उड़ते हैं, मैं उनसे काफी डरता हूँ। तो शेफ सलमान से मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ कि इसको किस तरह से आप बिल्कुल, ताकि आपकी वाइफ भी आपसे खुश हो बिल्कुल सके। बिल्कुल जी, खुश हो रहे होंगे, सारे खुश हो रहे होंगे। तो शेफ सलमान, क्या कहेंगे आप, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? चिकन तो काफी हद तक तैयार हो चुका है और अब हमने बटर ऐड कर लिया है पैन के अंदर। ये बटर ऐड कर लिया, अब हम इसकी अल्फ्रेडो पास्ता की सॉस बनाएंगे। अच्छा जी, सॉस तैयार की जाएगी। चिकन काफी हद तक तैयार हो चुका है निकाल लें। और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हनान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से? अदनान बात कर रहा हूँ मैं, समुद्री से। जी अदनान साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
हनान भाई, आपका मेजबानी का तरीकाकार मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट बहुत अच्छे और प्यारे लगते हैं आप। सर ये आपकी मोहब्बत है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम ये सब कुछ कर पाते हैं। तो अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं शेफ सलमान से या मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तो पूछ सकते हैं। जी, मैं शेफ सलमान से ये पूछना चाहता हूँ कि कल इन्होंने हनी विंग्स का जो है वो तरीकाकार बताया था। जी जी, बिल्कुल बताया था। विंग्स की घर में कोटिंग करते हैं तो उस हिसाब से वो उसका क्रंच नहीं बनता, तो ये इसका क्या हल होगा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने जनाब किया है, तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मैं शेफ सलमान से इस हवाले से पूछता हूँ। जी, क्रंच नहीं बन पाता शेफ सलमान, वो जो आप बता रहे थे कल के किस तरह से मैदे के अंदर इसको बार बार डाला जाता है और फिर फ्राई किया जाता है, वो जरा एक टेक जो आप अपनाते हैं उसको क्रंची बनाने के लिए मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। जी, जब हम घरों में बनाते हैं एक तो वहां पे हमारे पास बल्क क्वांटिटी में चीजें होती है। जब फ्लोर हमारे पास ज्यादा होता है तो उसमें ऑलरेडी वो जो उसका मिक्सचर बनता है वो अच्छा बनता है। अगर आपने घर में बनाना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा जो आपका फ्लोर है ना वो बिल्कुल आपने उसको साफ कर लेना अच्छे से वो साफ होगा तो आप क्या से कहते हैं उसकी कोटिंग कर सकते हैं। बेसिकली वैसे जो ये है तो एक्सपीरियंस के साथ ही है, ये जो कोटिंग करते हैं ना ये आती एक्सपीरियंस के साथ है। आप घर में 2 से 3 बार बनाएंगे आपको बनाना आ जाएगा। अच्छा जी, कोटिंग का अमल दखल है इसमें फिर लगता है? जी, कोटिंग का अमल दखल है, वही मैं आपको बताता जाऊं। आपने, मैं फिर एक बार वो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने जो आपका मैरिनेट चिकन है उसको आपने ना नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है। उसको वो फ्रीज नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। वो जितना ठंडा होगा आपकी कोटिंग नहीं बनेगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो वो उसकी कोटिंग अच्छी बन सकेगी। उसके बाद आपका फाइन फ्लोर होना चाहिए जो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें मतलब वो कोई भी कंटामिनेशन की नहीं होनी चाहिए। उसके जो लोथड़े से हैं वो अच्छे बन सके, क्रंची बन सके, वो ये। उसके बाद आपके जो ऑयल का टेम्परेचर है ये बहुत अपना जरूरी है। आपने ये कोशिश करनी है कि ना ही ज्यादा ऑयल ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए। आपने कोशिश करनी है आप हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें ताकि आप खाने बेहतर तरीके से बना सकें। शेफ सलमान, मुझे लग रहा है मैंने काफी अच्छा बना लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी, मुझे लग रहा है एक आधा सेगमेंट आपने भी कर लेना। सेगमेंट मैंने भी कर लेना, सीख रहा हूं ना जी। वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो शेफ सलमान से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, वो ये है कि हमारी ड्रिंक आज की तैयार हो चुकी है। शेफ सलमान ने जो रेसिपी आपको बताई थी आलू बुखारे के शरबत की, वो तैयार हो चुकी है और हमने जिस तरह से तैयार किया है मैं चाहता हूं शेफ सलमान एक बार फिर आपको बता दें ताकि मैं पीता रहूं और आप बताते रहें। सबसे पहले हमने आलू बुखारा ले लेना, उसको अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद हमने उसको ब्लेंड करने के लिए रख देना। हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है ना तो आप इसको फ्रीज करके रख लें। उससे ये है कि आपका ये जो ऑलरेडी थिक बनेगा और एक उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और वो जो रेस्टोरेंट स्टाइल में होता है वो बनेगा। इसमें आपने इसको ब्लेंडर में डाल लेना। डालने के बाद इसमें आपने लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर लेना। मिंट फॉर टेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि मिंट का फ्लेवर आए तो आप वो इसमें ऐड कर लें। उसके बाद आपने शुगर ऐड करना है और अगर कोल्ड ड्रिंक ऐड करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक करने, नहीं तो पानी है। जैसे कि हमने आज अल्फ्रेडो पास्ता बनाया, ये काफी हैवी होता है, इस वजह से हम उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ऐड करेंगे ताकि इसको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। शेफ सलमान, इरम और जवेरिया, आप देख सकते हैं मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ किचन के अंदर, साथ साथ जो खाया जा रहा है और साथ साथ पिया जा रहा है। तो इरम भी हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया भी। तो जूस मैं ले आया हूं लेकिन अभी क्वांटिटी में थोड़ा बना है इसलिए मैं पहले अपने पास रख लिया, लेकिन आपके लिए भी तैयार करके रखा है, आपको भी जरूर पिलाएंगे। तो हमारे साथ जनाब इरम मौजूद है, इरम से गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि खूबसूरती पे डाइट का कितना अमल दखल होता है। इरम, स्किन ग्लो कर रही है आपकी काफी, और ग्लो करने के साथ साथ आईज भी बड़ी अट्रैक्टिव है, क्या कहेंगे? हस्बैंड तो डूब जाते होंगे आपके इसमें। अगर घर पे बैठी खवातीन ऐसी चीजें बनाना चाहती हैं, किसी और का तो पता नहीं, बट आप फुल पीक पे मेरा तो काम ही ऐसा है जी, मैंने तो करना होता है। इसलिए मैं चाहता हूं जो खवातीन घर पे बैठी हैं, जो चाहती हैं कि वो अपनी स्किन को ग्लो कर सकें, तो होम रेमेडीज भी होती हैं ना बहुत सारी, जिससे आप अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है। जैसे लेमन जूस की बात हो रही थी, और चिया सीड्स उसके अंदर अगर शामिल कर लिए जाएं उससे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, और पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आजकल एक और चीज बड़ी देखने को मिलती है कि जब खवातीन अपना वेट लॉस करने की तरफ आती है, कीटो डाइट की तरफ चली जाती है, कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल तौर पर कट कर दिए जाते हैं, उससे वो फैट कम करने की बजाय कमजोर हो जाती हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप?
अच्छा, जब अल्लाह ताला ने एक नेचर में हर चीज बैलेंस की हुई है, आप जब कीटो लेते हैं दैट मीन्स आप सिर्फ प्रोटीन पे हैं, आप उसमें कोई कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट, कोई कुछ नहीं ले रहे हैं। तो सिर्फ प्रोटीन लेना बॉडी के लिए भी हेल्दी नहीं होता, ये सब कुछ टेम्परेरी होता है। अगर आपने टेम्परेरी बेसिस पे वेट लॉस करना है तो आप कीटो पे चले जाएं और प्रोटीन को एंजॉय करें। अगर आप कार्ब्स ऐड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, जो आप खाएंगे वही आपकी स्किन पे नजर आएगा, उसी से आपके खाने पीने से ही आपका डिप्रेशन लेवल कम होगा। अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, लैक ऑफ स्लीप नहीं होगी, हर चीज आपकी बेहतरीन रहेगी। दैट मीन्स कि जो आप खा रहे हैं क्वालिटी ऑफ फूड वही आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, आपके फिजिक पे नजर आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जवेरिया, खानों का कितना अमल दखल होता है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे, नफ्सियात पे? कहा जाता है बहुत सारे लोग होते हैं जब वो खाना जंक फूड खा लेते हैं तो खुशी की एक लहर उनके अंदर आ जाती है, लेकिन जब वो डाइटिंग पे जाते हैं तो रोने वाले हो जाते हैं। और लिटरली मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए भी देखा है, मोटापे को कम करते हुए। तो आप क्या कहेंगे, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेटिस्फाई कैसे किया जाए बॉडी को? सेटिस्फेक्शन की बात आपने की, बहुत अच्छा सवाल है आपका। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये नहीं है कि कुछ भी खाते चले जाएं। जैसे कि इन्होंने बताया कि नेचर में अल्लाह ताला ने सब चीज़ें एक बैलेंस के साथ रख दी हैं। तो आप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छे से लें। आपके ब्रेकफास्ट का बहुत ज़्यादा असर होता है आपके फिजिकल हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ पे। अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम पे ले रहे हैं, कहा जाता है कि अगर 11 AM के बाद आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी आपके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर 10 AM ले रही है तो उसका 50% है, अगर 9 AM ले रही है तो 75% है। तो बिफोर 8 AM ही लेना बेस्ट है अगर आप ब्रेकफास्ट तब ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि स्माइल जो है वो मैजिक होता है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई बंदा डिप्रेशन में मौजूद है, अगर आप इरम तो अभी देखें जी स्माइल देती जा रही है तो मेरा मूड तो अच्छा होगा। तो स्माइल देने से अगले का मूड अच्छा हो जाता है। हाँ, अगर आप किसी से गुस्से में बात करते हो, किसी के साथ स्माइल दे के बात करते हैं, इसमें कितना फर्क होता है और अगले की नफ्सियात पे कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इसका इनफेक्ट। और हम साइकोलॉजिस्ट, हमारी तो फील्ड ही ऐसी है कि क्लाइंट को स्माइल देनी पड़ती है, उसको स्माइल देकर ही उससे बात करनी पड़ती है। अच्छा, क्लाइंट जितना मर्जी थका आता हो आपकी स्माइल देख के खुश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज उसकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उनको हमने लॉकडाउन की तरफ लेकर जाना है ना, वो तो पीक पे जा रहा है। तो स्माइल जो है एक बहुत बेहतरीन एक क्योर है, उसको क्योर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, सपोज मैं एक पेशेंट हूँ और मैं आपके पास आता हूँ, जी, मैं आपको कहता हूँ जवेरिया मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरी परेशानी का कोई हल किया जाए, तो आप किस तरह से डील करेंगे उसे? मैं आपसे पूछूंगी पहले, बहुत अच्छे से मीटअप होगा, उसके बाद स्माइल नहीं आपके चेहरे पे नजर आ रही, वो जो स्माइल की बात कर रहे थे ना कि स्माइल से अगले बंदे की देखिए ना, आप आके मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत परेशान हो तो मैं स्माइल देने लग जाऊं, तो वो तो आप कहेंगे ना ये जी पागल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा पास्ता तैयार हो चुका है और पास्ता लावास्ता और मजेदार पास्ता जो है वो शेफ सलमान ने हमें बना के टेबल पे सर्व कर दिया है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार वो ऑडियंस को जो है वो पास्ता दिखाता चले, ताकि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको पता चल सके कि कितनी खूबसूरत डिश है जो कि आज शेफ सलमान की तरफ से बनाएगी। और शो का वक्त भी खत्म होता चला जा रहा है और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द शेफ सलमान ये वक्त खत्म हो, क्योंकि मैं इस पे टूट पड़ूं। और इरम और जवेरिया भी मेरे ख्याल में यही मन में सवाल रखे हुए दबाए हुए बैठे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान हन्नान बुखारी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।